अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं नया दिन। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब। मैं हूं महक असलाम। तमाम नाज़रीन को जुम्मा मुबारक। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आगाज़ में आपको बताएंगे कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह मौलाना खादिम हुसैन रिजवी लाहौर में इंतकाल कर गए। इस्लामाबाद से वापसी पर उनकी तबीयत नासाज हुई। बुखार और सांस लेने में दुश्वारी के बायस उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जामबर ना हुए, खालिक हकीकी से जा मिले। वज़ीर आज़म इमरान खान, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और वज़ीर बराए मजहबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी का इजहार अफसोस। नमाज जनाजा के इंतजामात के हवाले से बात की जाए तो नमाज जनाजा आज सुबह 11 बजे मीनार पाकिस्तान के साए में अदा की जाएगी। कल सुबह अदा की जाएगी। कल सुबह यानी हफ्ते के दिन मीनार पाकिस्तान उसके साए में नमाज जनाजा अदा की जाएगी। अब बढ़ते हैं आगे, कुछ दीगर खबरें शामिल करते हैं। अहम तरीन अगर ख़बर हम देखें कल की तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का दौरा अफ़गानिस्तान। अफ़गान सदर अशरफ गनी की एक खुसूसी दावत थी जिस पर वो एक रोज़ा दौरे पर काबुल पहुँचे। काबुल एयरपोर्ट पर वज़ीर आज़म इमरान खान और उनके वफ़द का इस्तकबाल अफ़गान वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद हनीफ़ ने किया, जिसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान अफ़गान सदारती महल पहुँचे। अफ़गान सदर अशरफ गनी ने उनका इस्तकबाल किया। काबुल की सड़कों पर सब्ज़ हिलाली परचम लहराते रहे। हाउ ब्यूटीफुल इज़ दैट कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात है, जिनमें हमने देखा कि कुछ मसाइल ज़रूर थे, लेकिन अब हम उन मसाइल को हल कर रहे हैं। ये मुलाकातें बहुत अहमियत की हामिल है। वज़ीर आज़म को सदारती महल में गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। और वज़ीर आज़म खुद कह रहे हैं कि उनका ये दौरा काफ़ी तारीखी दौरा है, क्योंकि अफ़गान तालिबान का जो मामला हमने देखा कि बार ज़ेर बहस है और पाकिस्तान ने इसमें अहम किरदार अदा किया, खुसूसन वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी जो कि इस वक्त वज़ीर आज़म के हमरा मौजूद है। अब ज़रा पाकिस्तान आते हैं और मुल्क भर में जो कोरोना की सूरत हाल है उसकी बात करते हैं। कोरोना के वार जारी हैं, लेकिन अवाम है कि एहतियात का दामन हाथ से छोड़े हुए हैं। गुज़श्ता 24 घंटे में 2738 नए केसेस सामने आए हैं और मज़ीद 36 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। कोरोना से अमवात की कुल तादाद 7561 हो गई है, जो कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है। इट इज़ अलार्मिंग। लेकिन मैं चाह रहा था मैं एक बार क्यों ना फिर से दोबारा दौरे अफ़गानिस्तान की बात कर लें। ये तो हमने क्विकली आपके सामने स्टार्ट्स रखे थे कोविड-19 के, बट इस पर बात करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये जो दौरा है, क्योंकि जब खित्ते में अमन आएगा तो उससे हर मुल्क फ़ायदा उठाएगा, नॉट जस्ट अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान बट all the states in the region। लेकिन शुएब हमें ये भी सोचने की ज़रूरत है ना कि भारत अफगानिस्तान की सरजमीन मुताद्दिद बार इस्तेमाल कर चुका है पाकिस्तान में दहशत गर्दी फैलाने के लिए, अपने प्रोपेगेंडा करने के लिए, और इस चीज़ के वाज़े सबूत पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। हमारी जो अस्करी क़यादत है इस पर मुताद्दिद बार बात भी कर चुकी है। और जैसा कि हम कल भी कहते हैं कि DGISPR हमेशा से बात कहते हैं कि पीस इन अफगानिस्तान दैट्स मीन कि पीस इन पाकिस्तान, और अमेरिका जो कि हमेशा से पाकिस्तान को अफगानिस्तान के आईने के तनाजुर में देखता है, तो ये चीज़ इंतहाई ज़रूरी है कि अगर अफगानिस्तान का अमन बहाल होता है तो इसका फ़ायदा पाकिस्तान को ही पहुंचेगा। फिर हमें वो बाड़ लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, फिर हमें जियो फेंसिंग करने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर जाहिर सी बात है कि खित्ते का अमन अफगानिस्तान के अमन से जुड़ा है। अच्छा, थोड़ा सा हम ये भी जिक्र कर लेते हैं कि जब भी अमेरिका इस खित्ते को देखता है तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान से मुतालिक हमने कई बार ये बात की कि US की एफ पाक पॉलिसी, अफगानिस्तान पाकिस्तान पॉलिसी होती है, तो ज़ाहिर है इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात बहुत बेहतर हों। और ज़रा आपने बाढ़ की बात की, बाढ़ भी ज़रूरी है क्योंकि जो खित्ते का अमन नहीं चाहते वो इस्तेमाल करते हैं फिर इस टेरेन को, वो इस्तेमाल करते हैं सरजमीन को, वो चाहे अफ़गानिस्तान की हो वो चाहे पाकिस्तान की, क्योंकि टेरर फाइनेंसिंग बाकी जो इंडिया की है वो हमारे सामने, उसके सबूत हमारे सामने। लेकिन सबसे जो खूबसूरत बात, सबसे जो अच्छी बात कल के दौरे की मुझे लगी वो थी अफ़गानिस्तान की सरजमीन पर, वहाँ की सड़कों पर सब्ज़ हिलाली परचम का लहराना। दैट शोज़ कि वो जो कोल्ड रिलेशंस थे वहाँ पर हमने बहुत बेहतर काम किया। और इसमें हम ज़रूर कहेंगे कि इसमें इमरान खान साहब की जो पॉलिसीज़ हैं, इस पर जो हमारी फ़ॉरेन पॉलिसीज़ हैं, जो हमारा फ़ॉरेन ऑफिस है, उसका बहुत ज़बरदस्त किरदार रहा है, क्योंकि हम दोस्तियाँ कर रहे हैं, हम दोस्तियाँ बढ़ा रहे हैं, हम इस खित्ते में अमन का पैगाम बढ़ा रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और शुएब हमने देखा कि हमारी जो ये पॉलिसीज़ हैं इसकी दुनिया मुतरिफ नज़र आई, क्योंकि हमारे ना सिर्फ अफ़गानिस्तान बल्कि दीगर ममालिक से ताल्लुकात जो है बड़े बेहतर हुए। और अगर हम वज़ीर आज़म के दौरे अफ़गानिस्तान की बात करें तो वहाँ की क्रिकेट टीम वज़ीर आज़म से मिली, मुलाकात की। वज़ीर आज़म की पर्सनैलिटी ऐसी है कि हम देखते हैं कि वो जहाँ पर भी जाते हैं लोग उनके मुख्तलिफ हमें नजर आते हैं, इसलिए हम कहते हैं हमारे वज़ीर आज़म काफ़ी हैंडसम है। इसमें कोई शक नहीं। चलिए बढ़ते हैं आगे। पाकिस्तान
का सबसे बड़ा शहर, और यहाँ पर जब भी बात होती है ट्रांसपोर्ट की तो फिर क्या होता है, हमें कभी कभी अच्छी खबरें नहीं मिलती, मायूस कुन खबरें होती हैं। लेकिन अब अच्छी खबर ये है कराची वालों के लिए कि यहाँ पर केसीआर आखिरकार 20 साल बाद 20 साल बाद 20 साल बाद चल रही है, यानी अच्छी बात है, चले देर आए दुरुस्त आए। इतनी देर 1999 में बंद हुई थी, उसकी वजूहात के आगे चलकर जिक्र करेंगे। अब 2-2.5 साल से, वो भी सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर, सुप्रीम कोर्ट ने एग्जैक्टली उन्होंने इतना पुश किया कि बिल आखिर चल तो पड़ी, लेकिन जहां चलनी थी वहां नहीं। यानी वैसी ट्रेन थोड़ी सी लेट चली है, ताखीर से चली बस है। कर दें, इतनी माफी दे दें, अगर 20 साल के बाद थोड़ी कोशिश यू आर होगी। वेरी पॉजिटिव, इट्स वेरी गुड, लेकिन ज़ाहिर है जो गलती हुई है उसका जिक्र करना भी जरूरी तो है। चलें कोई नहीं। फॉर एग्जाम्पल शुरू में महक मुझे बताएं, पहुंचना हो किसी ने ऑफिस 9 बजे, इस ट्रेन की वजह से पहुंचे 9:30 बजे, माफी मिलेगी? ट्रेन जो ऑफिस वाले वो दे देंगे सोच के खुशी में कि अच्छा केसीआर से आए, कोई नहीं, माफी दे दो। ये भी ठीक है, नहीं आज जो लेट पहुंचे या कल जो लेट पहुंचे वो कहते हैं केसीआर से आया था। अच्छा, ट्रेन को सुबह 8:30 बजे पहुंचना था, आधे घंटे ताखीर से सिटी स्टेशन पहुंची है। शाहनवाज अली कादरी ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। शाहनवाज, ये ताखीर क्यों हुई? देखिए, मैं इस वक्त सिटी स्टेशन पर मौजूद हूँ। जो शहर कराची वालों की सफरी मुश्किलात जो देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद केसीआर का गुज़िश्ता रोज़ ये इब्तिदा कर दिया गया था। आज ये शहरियों के लिए ट्रेन जो है चला दी गई है। पहला रोज़ था 7 बजे सिटी स्टेशन से पिपरी के लिए यहाँ पर रवाना हुई थी, और जो टाइम था वो 8:30 बजे सिटी स्टेशन पर वापस आना था। ताहम हमने देखा कि ये ट्रेन जो है आधे घंटे लेट आई है। इसमें जो मुसाफिर थे उनसे हमारी बात ही, उनका ये कहना था कि हमें ऑफिस पहुँचना होता है और सुबह 8:30 बजे से हमें यहाँ पर पहुँच जाना चाहिए था, लेकिन आधे घंटे की ताख़ीर है। 9 बजे हमें ऑफिस में इन लगानी होती है। अगर हम इसमें लेट होंगे रोज़ाना तो हमारे लिए इस पर सफ़र करना खासा मुश्किल हो जाएगा। और उन्होंने वजूहात बताई, उनका ये कहना था कि इनके आपस में कोऑर्डिनेशन सही नहीं है। मुख्तलिफ मकामात पर जो सिग्नल का इशू है वो है, जब तक ट्रैक क्लियर नहीं होता उस वक्त तक ट्रेन ये तो मामलात हैं अपनी जगह शाहनवाज, लेकिन जिन्होंने आज इस ट्रेन से सफ़र किया उनके चेहरों के तासुरात क्या थे? डेफिनेटली कोई ना कोई तो ऐसा होगा जिसने 1999 में भी सफ़र किया होगा, वो आज सफ़र कर रहा होगा, ऐसा था? देखिए, इत्तेफाक से इस ट्रेन में ऐसा कोई शख्स नहीं था जिसने 99 में इसमें सफ़र किया हो। लेकिन अगर आप तासुरात की बात कर रहे हैं तो एक शहरी हमें ऐसा मिला जिसका कहना था कि वो पिपरी से रोज़ाना यहाँ पर आता था, अपनी जॉब के लिए बैंक में जॉब करता है, लेकिन रोज़ाना 2.5 से पौने 3 घंटे लग जाते थे, 80 से 90 रुपए लग जाते थे। लेकिन आज वो बहुत खुश नज़र आया। उसने कहना था कि 30 रुपये में, आज तो फ्री थी लेकिन कल से वो 30 रुपये में यहाँ पर। सही। एक बात और शाहनवाज, टिकट छप गई है, टिकट मिल रही है? सर, आज जो है फ्री था और कल से इसकी टिकट का आगाज़ होगा। 30 रुपये इसका टिकट रखा गया है और वो कल से शहरी टिकट यहाँ से ख़रीद कर इस पर सफ़र कर सकेंगे। अभी यहाँ पर ट्रेन आ चुकी है, 5 बजे ये दोबारा रवाना होगी। जो शहरी इसमें आए थे वापस यकीनन इसमें सफ़र करना पसंद करेंगे। ठीक, शाहनवाज, हम चाह रहे हैं कि आप भी इसमें थोड़ा सा सफ़र कर लें। बेहद शुक्रिया, आप हमें बता रहे थे केसीआर के हवाले से। तो हम बात कर चुके ट्रांसपोर्ट की। अच्छी खबर है कि कराची में केसीआर चल पड़ी है, लेकिन ये चलती रहे, ये ज़्यादा ज़रूरी है। स्टेशन अभी मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं हुए हैं। जो पहले वादा किया था कि 2 रूट्स पर 8 ट्रेनें चलेंगी, उस पर भी यू टर्न ले लिया गया है। कराची सर्कल रेलवे चलने वाली है, लेकिन कौन से स्टेशंस पर कितने फीसद काम हुआ है, कौन से ऐसे ट्रैक है जो अब भी बहाल नहीं हो सके हैं, सर्कुलर रेलवे कहां से गुजरेगी। मोहम्मद शुएब मेरे साथी एंकर और समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम की ज़बानी आपको सुनवाते हैं। खुर्शीद आलम, जिन्होंने कराची सर्कल रेलवे देखी, उस पर सफ़र किया। मोहम्मद शुएब, अब आप न सिर्फ सफ़र करेंगे बल्कि हम सब सफ़र करेंगे, क्योंकि कराची वालों को इसका इंतज़ार था और था जिसका इंतज़ार आ चुका है। अब देखते हैं जनाब कि कहां से गुजरेगी, कौन कौन से स्टॉप्स होंगे, क्योंकि बहुत इंतजार करवाया। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद कराची सर्कल रेलवे जिसको बहाल करने की कोशिशें की जा रही थी, मैंने कोशिश के वर्ड पे फोकस इसलिए किया है, कहा था बहाल करना, लेकिन बहाल हुई है जुज़वी। 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 3 महीने में सर्कुलर ट्रेन चला कर दिखाओ। तो पहले हम यहाँ से अगला पड़ाव हमारा है वजीर मेंशन। तो लेकर चलते हैं आपको वजीर मेंशन, क्योंकि बोगियां यहाँ खड़ी हैं, चलनी यहाँ से नहीं है, जिस ट्रैक पर चलेंगी वो ट्रैक आपको दिखाते हैं। ये है सर्कुलर ट्रेन की वो बोगी जिसमें तकरीबन 100 अफराद सफ़र कर सकेंगे और तकरीबन 64-66 मुसाफिर
बैठ के और बकिया मुसाफिर खड़े होकर सफ़र करेंगे। जिनको सीट नहीं मिलेगी वो ऐसे खड़े होकर सफ़र करेंगे अपने आराम के साथ। शुएब, चूँकि मैं सफ़र कर चुका हूँ तो मुझे मालूम है कि इतनी आरामदेह और इतनी नफीस सीटें नहीं थी। अच्छा, यानी हम कह सकते हैं खुर्शीद भाई कि कराची वालों को फोम की सीटें मिल गई हैं। जी हाँ, जी हाँ। और सबसे अहम बात है कि उस ज़माने में वो पुराने डब्बे हुआ करते थे और ऐसे मुतवाज़ी सीटें लगी होती थी। उसमें लकड़ी की सीटें भी थी और कुछ दूसरे भी थे। उसमें ख़वातीन के लिए भी कुछ बोगियाँ थी, कुछ में फैमिली सफ़र करती थी और कुछ डब्बे ऐसे होते थे कि जिसमें सिर्फ जेंट्स होते थे। और बहुत ज़्यादा उसमें लोग सफ़र करते थे। और सबसे अहम बात है कि 3 लाख अफराद यौमिया उस सर्कुलर ट्रेन में सफ़र करते थे जो चली थी और जो 99 में बंद कर दी गई थी। लेकिन अब जब खुशी भाई ट्रेन चलेगी, देखिए कितना बेहतरीन निज़ाम है कि अगर आपने मोबाइल फ़ोन चार्ज करना है तो यू कैन चार्ज योर मोबाइल फ़ोन एज वेल। स्टेशन, उसके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। और इसके साथ साथ मेरा खुशी भाई आपसे सवाल ये है, जब आपने सफ़र किया क्या उस वक्त ये टेबल्स इस तरह होती थी? नहीं, उस ज़माने में ये एहतमाम और आज भी ये एहतमाम उन ट्रेनों में मिलेगा जो कराची एक्सप्रेस, शालीमार, तेज़गाम या दीगर ट्रेनें हैं। जी हाँ, वो जो जाती हैं उनमें ये तमाम है। उस ज़माने में तो वो वैसे मैंने आपसे कहा ना कि लकड़ी के फट्टे वाली नशिस्तें होती थी, उसमें बहुत सारे लोग सफ़र करते थे और एक दूसरे को बाकायदा देखते थे आमने सामने। 4 अप ट्रैक, 4 डाउन ट्रैक, 15 स्टॉप्स। जी हाँ, तकरीबन। क्योंकि अभी बहुत सारे ट्रैक्स वो हैं जहाँ से तजावुज़ात का ख़ात्मा किया गया, जहाँ से बहुत सारे पथारे थे, दुकानें थीं, कुछ के मकानात थे, लेकिन वहाँ पर भी ट्रेन नहीं चलेगी। उसकी बुनियादी वजह यह है कि लियाकताबाद स्टेशन तक औरंगी से आपका जो अगला स्टेशन है वह है नॉर्थ अहमदाबाद, लेकिन 4 साल पहले एक पुल तोड़ दिया गया जिसकी वजह से वहाँ पे ग्रीन लाइन बन चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वहाँ पे दोबारा पुल तामीर किया जाए। लियाकताबाद स्टेशन, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो गिलानी स्टेशन है, उर्दू कॉलेज स्टेशन है, कराची यूनिवर्सिटी का स्टेशन है, डिपो हिल है। ये वो ट्रैक्स हैं ज़िला शर्की के और वस्ती के कि जहाँ पे ट्रेन सर्विस अभी नहीं चलेगी, लेकिन वहाँ के लोगों को भी इंतज़ार था कि ट्रेन चले। दोबारा से कराची में ये केसीआर का चलना, ये कितने इत्मीनान बख्श बात है। ये बहुत खुशी की बात है और मुझे याद है कि वो ज़माने में 4 आने का टिकट होता था, 25 पैसे का टिकट। ये आप किस सन की बात कर रहे हैं? 70, 71, 72 तक की मैं बात बता रहा हूँ। मॉडल कॉलोनी स्टेशन से औरंगी स्टेशन तक हम लोग 4 आने में आया करते थे। फिर वो किराया बढ़ा, मुझे याद है कि 1.5-2 रुपये तक का किराए वाला जो सिस्टम था मैंने वो भी देखा। फिर उसके बाद कराची में आहिस्ता आहिस्ता उस ज़माने में बहुत मनसूबाबंदी के तहत इस सर्कुलर रेलवे को मुआशी तौर पर नुकसान पहुंचाया गया। रोड ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा आ गई थी, तो एक मनसूबाबंदी के तहत इन सर्विसेज को लेट किया गया। अब आप लेट होंगे तो आप कहेंगे यार मैं Z4 में बैठ जाऊँ, मैं 2K में बैठ जाऊँ, मैं W11 में बैठ जाऊँ, मैं सर्कुलर रेल का इंतज़ार क्यों करूँ। इस तरह इस सर्विस को कमज़ोर किया गया और फिर ये ज़ाहिर किया गया कि साहब ये सर्विस चल नहीं सकती, नुकसान में है। और फिर 99 में एक बड़ा सानिया हुआ, गाड़ी पर फायरिंग हुई सर्कुलर ट्रेन पर, जिसके बाद इसको सिक्योरिटी की बुनियाद पर बंद कर दिएगा कि यह चलाना अब वायबल नहीं है। उसके बाद उन ज़मीनों पर कब्जे हो गए, वहाँ पे पथारे लग गए, दुकानें बन गई, मार्केटें आबाद हो गई। तो नतीजा अमला था, वो अमला मौजूद था, वो अमला आज ही मौजूद है। उन स्टेशनों पर उनके क्वार्टर्स आज भी हैं, उनके लोगों की रिहाइश आज भी है। लेते रहे, कुछ रिटायर हो गए, कुछ दोबारा जिनका तकर्रुर हुआ होगा। फिर उन ज़मीनों पर तजावुज़ात में बड़ी बड़ी इमारतें बन गईं और वो शहरी इदारे खामोश रहे, सोते रहे। उन्हें पता ही चला कि रेलवे की ज़मीन के ऊपर बनने वाले प्लाज़ों का वो मंजूरी भी दे रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे नाम हैं जहाँ पर आबादियाँ भी हो चुकी हैं, बरसों गुजर गए। लेकिन आप क्योंकि जुज़वी तौर पर बहाल हुई, जिस ट्रैक को भी हम दिखा भी रहे हैं, इस ट्रैक पर जितनी तजावुज़ात थी वो ख़त्म होने में काफ़ी वक्त लगा। जी हाँ, बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के बाद दिसंबर 2018 में जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उसके बाद काम शुरू हुआ और हमने उनको कवर भी किया, उन तमाम मराहिल को। तो हमने देखा लियाकताबाद स्टेशन पे, गरीबाबाद स्टेशन पे, गिलानी पर और उर्दू स्टेशन पे, उर्दू कॉलेज स्टेशन पे, जामिया कराची स्टेशन पे, ख़ुद औरंगी स्टेशन पर जहाँ अब हम चलेंगे वहाँ पर खाना बदोशों के डेरे आबाद थे। और वहाँ पे अब सब कुछ क्लियर है, वहाँ पे लूप लाइन भी डाली जा रही है। इसी तरह मुख्तलिफ जो स्टेशन यहाँ से हम अभी चलेंगे तो वहाँ पर नशेइयों ने डेरे डाल दिए थे, चौखटें गायब हो गई थी, बुकिंग हाउसेज जो थे, बुकिंग घर जो थे, स्टेशन, वो सब बिल्कुल खंडर बन चुके थे। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है
कि सर्कुलर रेल का 70% जो इंफ्रास्ट्रक्चर है महफूज है, इंटैक्ट है। आपको 30% पे काम करना है। इमारत ख़राब हो गई है, आप उसकी मरम्मत कर दें, बिजली की वायरिंग लगा दें, आप दरवाजे लगा दें, यानी आपको नए सिरे से किसी इमारत बनाने में जो खर्चा होगा उससे कहीं कम में आप 4 स्टेशनों की मरम्मत कर सकते हैं। चैलेंजेस क्या हैं इसकी बात करते हैं और ज़रा आगे बढ़ते हैं, कहाँ कहाँ पर चैलेंजेस हैं वो जगह भी आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं सिटी स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे, और वो ट्रेन जो सुबह पिपरी से चली थी रुकते रुकाते यहाँ पर आकर रुकी। ट्रैक कितना क्लियर है, सफर कैसा हो रहा है, सारा ट्रैक आपको हम दिखाते हैं। सोलह तारीख को रेलवे की तरफ से कहा गया था कि 2 रूट्स पर 8 ट्रेन्स एक दिन में चलेंगी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ सिटी स्टेशन से पिपरी और पिपरी से सिटी स्टेशन तक केसीआर चलेगी। यानी हम इस वक्त मौजूद हैं वजीर मेंशन पर, सोच रहे थे कि ट्रेन यहाँ से गुजरेगी, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नहीं हो रहा। किस इलाके के लोग इससे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकेंगे, इसको कम्यूट के लिए यूज़ कर सकेंगे? जिस इलाके से ट्रेन गुजरी है या गुजरती जाएगी वहाँ के लोगों को फ़ायदा होगा। मिसाल के तौर पर अगर मेरा घर यहाँ हो और मुझे कराची पॉलिटेक्निक में पढ़ना है तो मैं यहाँ से ट्रेन में बैठ करके सीधे सिटी स्टेशन उतरूँगा और चंद मिनट की वॉक के बाद मेरा कॉलेज आ जाएगा। इसी तरह अगर मुझे सिटी स्टेशन जाना है और मैं समा जाना चाहूँ तो मैं यहाँ से बैठूँगा, टिकट लूँगा अपनी टाइमिंग के लिहाज से, सिटी स्टेशन उतरूँगा और 5-7 मिनट की वॉक के बाद समा के दफ्तर पहुँच जाऊँगा। ग्रेट। एक और रहनुमाई कीजिए। अक्सर जगह पर हमने जाकर देखा, जब हम आज पूरा दिन यहाँ पर विजिट कर रहे थे, स्टेशन का नाम और इलाका, यानी इसमें थोड़ा सा इबाम है कि अगर स्टेशन का नाम है औरंगी तो दैट डजंट मीन कि आप औरंगी पहुँच गए। बिल्कुल, ये नाज़िमाबाद बड़ा मैदान का इलाका है और बहुत पुराना स्टेशन है औरंगी स्टेशन। और औरंगी स्टेशन पे जो रेलवे का जब ये ब्रिज बन रहा था तो ये 1962 में इसकी तामीर शुरू हुई थी अयूब खान के ज़माने में, और बहुत कम लोगों को पता है कि 62 में ये मंसूबा शुरू हुआ, 64 में कंप्लीट हुआ, फिर इसकी ये ट्रेन चलना शुरू हुई थी। राइट। तो 1962 में भी ये औरंगी स्टेशन इसका नाम रखा गया था, जबकि उस ज़माने में औरंगी टाउन की आबादी शायद इतनी ना हो जितनी कि आज हमें नज़र आती है। इस तरह आपने देखा मंगो पीर का स्टेशन है, मंगो पीर बहुत दूर है यहाँ से, लेकिन अलामती तौर पर मंगो पीर उसका नाम है। बल्दिया टाउन बहुत दूर है, लेकिन बल्दिया के नाम से भी कोई स्टेशन मौजूद है। खुद वज़ीर मेंशन स्टेशन जहाँ से हम अभी होते हुए आए हैं, वज़ीर मेंशन असल में वो घर है जो बाबा कौम से मंसूब है, वो भी वहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर है। तो ये अलामती तौर पर ये स्टेशनों के नाम भी रखे गए थे, और लोग अक्सर पूछते हैं कि खुर्शीद भाई औरंगी टाउन में स्टेशन कहाँ पर है। हम उन्हें बताते हैं कि नाज़िमाबाद बड़ा मैदान पर जो स्टेशन है दैट इज़ औरंगी स्टेशन। ग्रेट। एक बात और, 2 घंटे अगर ये ट्रेन ले रही है औरंगी से लेके मलीर तक या पिपरी से लेके लियारी तक, 2 घंटे लंबा अरसा है, लंबा वक्त है। कोई बाइक पे क्यों नहीं जाएगा, इस पर क्यों जाएगा? बात आपकी सही है, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास बाइक नहीं है। उनके लिए एक आसान सा रास्ता ये है कि जितना पैसा वो बस में या 6 सीट रिक्शे में सफ़र करेंगे वहाँ से बैठें। और ज़रूरी नहीं कि हर आदमी आखिरी स्टेशन तक ही जाए, किसी को कैंट पे उतरना होगा, कोई ड्रिक रोड पे उतर सकता है, कोई ड्रिक कॉलोनी पे उतरेगा, कोई मलिर हॉल तक का मुसाफिर होगा। इस तरह मुख्तलिफ रूट्स होंगे। बेहतर हो सकते हैं जब ज़्यादा ट्रेन होंगी। बिल्कुल, खुद शेख रशीद साहब भी कह चुके हैं कि हम इस पर मज़ीद खर्च करेंगे, मज़ीद ब्रिजेस बनेंगे, ताकि अभी जो ट्रेन 40 से 50 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार चलेगी हो सकता है कि मज़ीद तेज़ चले। जी, अब इस ट्रैक की बात अगर हम करें तो जहाँ जहाँ पर ट्रैक वो सीधा था, खस्ता हालत में था, या जहाँ पर सालों से ट्रैक किसी ने देखा नहीं था, जहाँ कचरा कुंडियाँ बन चुकी थी, जहाँ तजावुज़ात थी, जहाँ झोंपड़ पट्टियाँ थी, वो सब क्लियर हुआ। यहाँ पर भी एक पैच था जिसे बिल्कुल कह सकते हैं कि नया पैच यहाँ पर लगाया गया, बिकॉज जाहिर है वो बिल्कुल तबाह हो चुका था। बिल्कुल, ये देखिए, ये विजिबल नहीं था 2 साल 3 साल पहले तक। ये पुराना, ये नया स्लीपर लकड़ी का। ये कैमरामैन हमारे दिखाएंगे, ये नए पेच लगे हैं, ये पटरी का ये गैप बता रहा है कि ये सब कुछ नया इंतज़ाम है। तो अब पटरी है और पटरी नज़र आ रही है। कहाँ पर है मसाइल, कहाँ पर ट्रेन आगे नहीं जा सकती, ज़रा वो भी आपको दिखाते हैं। जिस स्टेशन पर मैं और खुर्शीद आलम गए, वहाँ पर हमने देखा कि ना ही कोई स्टेशन तैयार है, ना ही अमला मौजूद है। जब सवाल किया कि क्या टिकट छप गए, क्या टिकट मिल गए, तो जवाब मिला कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। औरंगी स्टेशन के बाद अगला मरहला
नॉर्थ नाजाबादी स्टेशन का था, लेकिन 4 साल पहले यहाँ पर इस पुल को तोड़ दिया गया और इस पुल को तोड़ने के बाद ग्रीन लाइन सर्विस का काम मुकम्मल किया गया। अब यहाँ पर ट्रेन नहीं आ सकती और यही वो रुकावट है जिसको दूर करने के लिए शायद यहाँ पर पुल भी तामीर किया जाए और हुकूमत सिंध से भी कहा गया कि उनसे ताउन करें। चलते हैं वापस स्टूडियो। चलें जी, बड़ी अच्छी बात है कराची वालों के लिए और हमें उम्मीद है कि केसीआर अगर चल पड़ी है तो ये चलती रहेगी। अब बात करेंगे वजीर आजम के दौरा अफगानिस्तान के हवाले से। पहला दौरा है, बड़ा तारीखी दौरा, टाइमिंग भी बड़ी अहम समझी जा रही है। पाकिस्तानी अवाम क्या तवक्कुआत रखे इस दौरे से? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ये दौरा निहायत अहमियत का हामिल था, इस वजह से कि जो अफगानिस्तान में जो कतर दोहा के पीस प्रोसेस के बाद ये पहली दफ़ा थी कि कितनी हाई लेवल की जो एक्सचेंज हुआ प्राइम मिनिस्टर लेवल पे। उस दौरे का मकसद बुनियादी तौर पे अफगानिस्तान में जो कि इस वक्त थोड़ा वायलेंस दोबारा रिसर्च कर गया है, तो एक यकीन दहानी और एक अश्योरेंस और एक ऑपरेशन देनी थी अफगानिस्तान को कि हम चाहते हैं कि पुरअमन अफगानिस्तान एक ऐसी हुकूमत हो जिसमें के सारे जो वो हैं कंसर्न स्टेक होल्डर्स हैं उनकी उसमें शमूलियत हो, ताकि अफगानिस्तान ये जो इतने 4-5 दहाइयों से एक दहशतगर्दी की और वायलेंस की जद में है, तो वो उधर अमन लाया जाए और पाकिस्तान अपनी भरपूर तावन करेगा इन दोनों पार्टीज को, जो कि इस वक्त एक टेंशन क्रिएट हुई है। तो उसका मकसद यही होगा कि अफगानिस्तान में अमन आए और वहाँ के लोग जो है तो तरक्की कर सकें, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो रिश्ता है वो तारीखी भी है और साथ में दोनों मुल्कों के अवाम की खुशहाली के लिए इन दोनों मुल्कों में अमन होना चाहिए और ख़ास तौर पे अफगानिस्तान, क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान का की जो खुशहाली है वो जुड़ी हुई है। बिल्कुल ऐसे है शिबली साहब, हमने देखा कि DGISPR भी कहते रहे हैं कि अफगानिस्तान में अमन का मतलब ये कि पाकिस्तान में अमन है, लेकिन हम देखते ये भी हैं कि भारत बारहा अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करता है। तो वजीर आजम के इस दौरे से क्या पैगाम जाएगा भारत के जो प्रोपेगेंडे होते हैं उसको या पूरी दुनिया को? देखिए, ये बहुत अहम सवाल आपने किया। ये इसका मकसद ये भी है कि भारत, और अभी जिस तरह के आपने पिछले दिनों में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस DGISPR और फॉरेन मिनिस्टर की सुनी थी, उसमें जो शवाहिद दिए गए थे उसमें कि इंडिया मुख्तलिफ जगहों पे ख़ास तौर पे अफगानिस्तान में उसके जो दहशतगर्दी के जो अड्डे उन्होंने बनाए हुए हैं जिससे को फैसिलिटेट करते हैं हमारे मुल्क को डिस्टेबलाइज करने में और दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करने में, तो उसमें भी जाहिर है कि एक मैसेज दिया गया है कि एक तो ये कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अवाम जुड़े हुए हैं, हमारा जो उसके जो रिश्ते हैं उसमें कुर्बत आएगी और नहीं इस्तेमाल करना चाहिए किसी भी मुल्क को अपनी सरजमीन को किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी करने में। बिल्कुल शिबली साहब, तो यही मामला, मैसेज तो जाएगा इंटरनेशनली जाएगा, लेकिन क्या पाकिस्तान ऑन पेपर या सब्सटैंशियल प्रूफ अफगानिस्तान को भी कुछ देगा इससे मुताल्लिक? देखिए, पाकिस्तान जाहिर है कि मुआशी तौर पे थोड़ा बेहतर मुल्क है अफगानिस्तान से, और अफगानिस्तान में जो इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज हैं, जो कि वहाँ पे कारोबार है, जिस तरह के हमारी पिछले महीनों में जिस तरह से हमने तोरखम बॉर्डर में फैसिलिटेशन की है कि आपस में जो हमारी जो ट्रेड है वो प्रमोट करें। जब ट्रेड प्रमोट होगा तो उससे कई हमारी मुश्किलात कम होंगी और ये एक बहुत पावरफुल वेपन है फॉरेन पॉलिसी का कि जब नो डाउट आपस में होने लगे तो वहाँ पे एक इंटरनल लॉबी भी आपकी बन जाती है आपके फेवर में। सर, तो ये बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, इस पर इस दौरे में कोई बात होगी या हो रही है? देखिए, ये कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिसमें कि जाहिर है कि बात तो होती है, और एक असल चीज क्या होती है कि पहले आप एक साजगार माहौल बनाते हैं। ओके। वो साजगार माहौल जो है तो प्राइम मिनिस्टर की विजिट से काफी उसकी पजीराई भी हुई है, और एक उधर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की एक पर्सनल फॉलोइंग भी है, उनके बड़े फैंस भी हैं वहाँ पे, तो इससे बड़ा फर्क पड़ता है। जब ये एक माहौल बन जाए तो फिर ये जो इश्यूज कंटेंशियस इश्यूज होते हैं जिसमें कि थोड़ा बहुत इख्तिलाफ राय होता है वो भी आसानी से तय हो जाते हैं। अच्छा शिबली साहब, एक और चीज बताएगा, वजीर आजम ने सलामती और अमन को कायम रखने के लिए कुछ कमेटियां भी तश्कील देने से मुतालिक बात की थी, जरा प्लीज वाज़ेह कीजिएगा कमेटी में कौन कौन शामिल होगा? जी,
देखिए मुख्तलिफ कमिटीज हर चाहे वो ट्रेड हो, वो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड हो, एनर्जी रिलेटेड हो, ये सारी कमिटीज जो हैं तो एक अपनी एक ग्राउंड पे काम करती हैं और फिर उसकी जो सिफारिशात हैं तो वो उस पे अमल होता है। तो ये एक बड़ी अहम पेशरफ्त है कि जिसमें कि ये कमिटीज वो सॉल्यूशंस भी देंगी और तरीक़ाकार भी देंगी और लाहे अमल भी देंगी। अफगान रिफ्यूजीज से मुताल्लिक जो मामलात हैं सर, वो भी आपको लगता है कि नियर फ्यूचर हल हो जाएंगे? देखिए मैं यही कहूँगा कि जब माहौल साजगार हो ठीक है तो फिर इसमें कई जो आपके जो ऐसे मसाइल हैं जो कि जरा से थोड़े से नो डाउट ये माहौल साजगार होना बहुत ज़रूरी है सर। इससे पहले कि अगले मौजू की तरफ बढ़ूं, बस एक बात और बताइएगा, ये कितनी अच्छी बात थी और कितने खूबसूरत मनाजिर थे जिस तरह का इस्तकबाल हुआ इमरान खान साहब का और जिस तरह वहाँ की सड़कों पर सब्ज़ हिलाली परचम लहरा रहा था, क्योंकि ज़ाहिर है यही हमने पैगाम देना है कि हम दोस्त हैं, इस दोस्ती को गहरा कर रहे हैं। बिल्कुल जी, इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। प्राइम मिनिस्टर की जो उनका जो स्टेचर है, उनकी जो पॉपुलैरिटी है, चाहे वो पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान हो, बिकॉज ये बात आपके ज़हन में होगी कि कई अफगानी जो कि यहाँ पे हमारे यूनिवर्सिटीज में पढ़ चुके हैं, यहाँ पे पैदा हुए हैं और अब वो अफगानिस्तान में अहम ओहदों पे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जिसको कि हमें माजी में उसको एक्सप्लॉइट नहीं किया गया, लेकिन अब जो है तो ये हमवार हो रही है जिसमें कि दोनों मुल्क इस दौरे के बाद बिलखुसूस उनकी कुर्बत पड़ेगी। सर बिल्कुल, मैं दोबारा इसी पर एम्फेसिस करूंगा, सिर्फ और सिर्फ वहां की सड़कों पर सब्ज हिलाली परचम का होना, इससे पैगाम जाता क्या है? देखिए जी, इससे पैगाम ये जाता है कि जो अफगानिस्तान की अवाम है, दो चीजें होती हैं, एक होती है हुकूमत और एक होती है अवाम। तो जब अवाम का जो मोहब्बत और उनकी जो इजहार खुशी जब सामने आएगी तो उससे कई जो हमारे दुश्मन हैं उनको भी ये पता चलेगा कि ये एक मैसेज है जिसमें कि अफगान अवाम पाकिस्तान की लीडरशिप को एक सिंबॉलिक चीज है, लेकिन वो उसको खुशामदीद कह रहे हैं और उन्हें खुशी है कि इन दो मुल्कों के अवाम करीब आए और एक दूसरे की मदद कर सकते। बिल्कुल, और ये होगा, खुशहाली आएगी इंशाल्लाह। सर पोजिशन मानती नहीं है और जलसे करने पर बजिद रहती है, कोरोना को सीरियस नहीं लिया जा रहा और वो पॉलिटिकल पार्टीज जो कहती तो हैं कि अवाम सीरियस ले लेकिन खुद मिसाल कायम नहीं करती। जी, इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक जिस तरह की मोहल्ले की वबा है, उस सूरत हाल में इस किस्म के जलसे जुलूस करना मैं तो इसको अवाम दुश्मनी के जुमरे में लाऊंगा, क्योंकि जानते हुए कि इससे हमारे ये जो वबा है उसके फैलाव का बहुत ज़्यादा इम्कान बढ़ जाता है और ऐसी सूरत हाल खुदा ना खास्ता पैदा हो जाएगी जिसमें कि हमारे पास अस्पतालों में जगह भी नहीं होगी। तो हमें जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए और अपनी जो हम सियासत की भीड़ चढ़ा रहे हैं अवाम को, इससे गुरेज करना चाहिए, क्योंकि इससे मुल्क को नुकसान होगा। ये वबा जो है तो न पीटीआई हुकूमत ने लाई है और न सिर्फ जो है तो ये बिल्कुल ये पूरा एक नेशनल इशू है। बिल्कुल ऐसे शिबली साहब कता कलामी की माजर, लेकिन अगर हम अपोजिशन का मौक़िफ़ जाने तो वो ये कहती है कि हमारी सियासत को, हमारी जिद्दोजहद को दबाने की कोशिश है ये हुकूमत की। तो ये तो इंतहाई मज़ाक़खेज़ बयान है, क्योंकि सारी दुनिया जानती है जिस तरह के हमारे हमसाये ममालिक यूरोप में, अमेरिका में इस तरह से कि कर्फ्यू हो गए हैं, लॉकडाउन हो गए हैं, और ये पार्टी जो कि कुछ अर्सा पहले कहती थी कि लॉकडाउन करें, सिंध की हुकूमत और बाकी की जी मुकम्मल लॉकडाउन करें, अभी उन्होंने अपनी ज़ाती मफाद की प्रोटेक्शन के लिए अब उसका बिल्कुल एक यू टर्न लिया है, जिससे कि ये जाहिर होता है कि उनको सिर्फ अपनी सियासत से दिलचस्पी है, ना उनको मुल्क से और ना अवाम से। सही सर, एक बात और, क्योंकि जस्ट टू मेक देम अंडरस्टैंड मोर कि इस वक्त सिचुएशन कितनी वर्स है, बड़े मुश्किल फैसले लेने पड़ रहे हैं हुकूमत को। जिस तरह वफाकी हुकूमत की तरफ से कहा गया है सूबाई हुकूमतों को, सूबाई वज़राए तालीम को कि स्कूल्स बंद करने बहुत ज़रूरी हैं, सर इससे मुतालिक कमेंट कर सकते हैं? ये फैसला हो चुका है, इतलाक होगा सर इसका, स्कूल्स बंद होंगे? जी बिल्कुल, इसमें देखें हुकूमत हर उस एक्टिविटी को जिसमें कि कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्व हो और जिसमें ये खतरा हो कि जहाँ पे कि लोगों के इकट्ठे होने से, जिसमें कि बच्चे भी शामिल हैं जाहिर है, तो वो उसको डिस्करेज किया जाए, और ये एक प्लान बन चुका है और इंशाल्लाह अगले कुछ रोज में इसका ऐलान भी कर दिया जाएगा कि जो स्कूलों में उसको भी हम ग्रेजुअली जो है तो
बंद करने की तरफ जा सकते हैं। ठीक, बेहद शुक्रिया सर, साथ मौजूद थे। अब स्कूल्स बनने की तरफ जा सकते हैं क्योंकि सेकंड वेव है और बहुत ज़्यादा केसेस हम देख रहे हैं कि रिपोर्ट हो रहे हैं। 2-3 रोज़ पहले 2200, फिर 2500, अब 2700, इसी तरह केसेस बतदरीज उनमें इजाफा हो रहा है और ऐसे में सख्त और मुश्किल फैसले हुकूमतों को फिर लेने पड़ते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जरा म्यूजिक का तड़का लगाते हैं, मूड को थोड़ा सा लाइट करते हैं और मुलाकात कराएंगे आज आपकी एक ऐसी स्टार से जिनकी आवाज़ सुनने को हम तो बेकरार बेताब हैं। गुड मॉर्निंग जी, ठीक ठाक, हाउ आर यू जी? वी आर गुड। इससे पहले कि वो हमें ज्वाइन करें और हम फिर बढ़ जाएं सॉन्ग की तरफ, तो क्यों ना थोड़ा सा म्यूजिक कंपोजिशन की बात कर लेते हैं। और मैं जानना चाह रहा था आपसे, अगर मुझे बताएं कि कौन सा ऐसा गाना था ज़ेब बंगिश ने जो गुनगुनाया जिसके लिए आपको लगा कि म्यूजिक कंपोज करना सबसे ज़्यादा मुश्किल रहा, लेकिन सबसे ज़्यादा उसका फीडबैक आया, सबसे ज़्यादा वो दिलों में घर कर गया? मैंने जी अब इनफैक्ट ज़ेब के साथ सिर्फ 2 गानों पे काम किया है। ओके। एंड ये जो अभी रिसेंटली आया था अल्लामा इकबाल डे पे, ओके। जो कि अल्लामा इकबाल साहब की पोइट्री थी, उसको कंपोज किया था और उसका म्यूजिक किया था, हमने मिलके कंपोज किया था उसे। तो उसके ऊपर काम किया था पहली दफ़ा प्रॉपरली ज़ेब बंगिश के साथ, which was a great experience because पोइट्री इतनी ज़्यादा इंस्पिरेशनल थी और आपको पता है हमारे नेशनल पोइट हैं, तो एक बहुत बड़ी ऑनर की बात थी उसके ऊपर काम करना। एंड पीएफ की तरफ से था, कमीशन प्रोजेक्ट था, एंड उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें सिलेक्ट किया इस प्रोजेक्ट में। वो गाना भी थोड़ी देर में हम सुनवाएंगे नाज़रीन को, लेकिन अभी हमें ज्वाइन कर चुके हैं ज़ेब बंगिश भी। ज़ेब, पाकिस्तान वापस आई हूँ अमेरिका से, तो वहाँ पे बहुत ही आपको पता है लोग बहुत परेशान हैं कोविड-19 की वजह से, लेकिन ये था तो मैं बहुत परेशान थी क्योंकि आई वाज़न्ट अराउंड माय फैमिली। और तो अब ये है कि यहाँ पे भी अब हालांकि केसेस बढ़ रहे हैं सब कुछ, बट आई एम हैप्पी टू बी अराउंड माय फैमिली। तो ओह दैट्स सो गुड। चलिए, अच्छा हमें था कि शायद आप हमें अमेरिका से ज्वाइन करेंगे, लेकिन चलिए आप तो पाकिस्तान में मौजूद हैं। अच्छा ज़ेब, पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए जो गाना रिसेंटली आपने गुनगुनाया, उसका एक्सपीरियंस प्लीज़ शेयर करें, क्योंकि ज़ाहिर है वो ऐसा एक मोटिवेशनल सॉन्ग होता है कि बड़ा फील से गाना पड़ता है, आपने बहुत फील से गाया। थैंक यू सो मच। एक्चुअली जी बहुत ही स्पेशल, इसमें इतनी लेयर्स है कि क्यों इतना स्पेशल था। अभी आप सरमद से बात कर रहे थे, सरमद गफूर इतने अच्छे और हमारे मुल्क के इतने कोई ब्रिलियंट ये म्यूजिक प्रोड्यूसर है। पहली दफ़ा मुझे मौका मिला कि पूरा गाना फ्रॉम स्क्रैच उनके साथ बनाऊं। एक तो ये बहुत बड़ा मेरे लिए मतलब खूबसूरत एक्सपीरियंस था, लेकिन जो हम आई थिंक इट वाज आल्सो कि जो पोइट्री थी उसमें इतना जोश और वलवला और इतना कुछ, और उसमें एक मैजिक था, एक यू नो कॉन्वर्सेशन, एक फिश और ईगल के बारे में, लेकिन इट वाज लाइक अ पैराबल, जैसे कि एक हिकायत होती है उस तरह की उसकी फील थी। और फिर उसके बाद साथ साथ पहली दफ़ा मैंने एयरफोर्स जैसे इदारे के साथ काम किया, तो मैं बहुत डरी हुई थी। मैंने कहा शायद पता नहीं इनको म्यूजिक का पता होगा क्या होगा, लेकिन इतना ज़्यादा एक तो म्यूजिकली भी साउंड थे। अच्छा। और फिर लिटरेचर और पोइट्री और बल्कि जो एयर कॉमोडोर अहमद है जिन्होंने एक्चुअली उसमें नरेशन भी की है, वो तो मतलब आई हैव नेवर मेट अ बिगर इकबाल एंथुसियास्ट। तो उस तरह से एनर्जी पॉजिटिव से पॉजिटिव होती गई। और फिर आपको पता है हसन नईम साहब ने जो उनकी खूबसूरत सी वीडियो बनाई, तो हर मौके पे बहुत ही खूबसूरत एक तजुर्बा रहा। और मुझे ऐसे लगा कि इसमें शायद कहीं ना कहीं इकबाल की पोइट्री की बरकत है, तो इस तरह लगा मुझे। अच्छा ज़ेब, हम ये भी जानना चाहेंगे आपके 4 मशहूर गाने जो कि गालिबन सबके सब फारसी में हैं, उनको गाना, उनकी गायकी कितनी मुश्किल थी, क्योंकि हमारी सकाफत के रंग उसमें नजर आते हैं? जी एक्चुअली बात यह है कि हम ये बहुत एक रीसेंट चीज़ है कि हम फारसी को अपनी सकाफत से अलग समझते हैं। जैसे कि आप देखिए हमारे नेशनल पोइट का खुद अपना कलाम जो था वो कोई 60% फारसी में ही था। तो ये है कि बहुत मिलती जुलती उर्दू में इतने फारसी के अल्फाज हैं, सब कुछ इतना कोई मुश्किल नहीं था। बस यही है कि थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ती है किसी भी ज़बान में आप गाएं। मैं कोई 10-12 ज़बानों में गाने गा चुकी हूँ। मुझे लगता है कि किसी
को, किसी भी ज़बान को आप जब अप्रोच करते हैं तो उसको ऐसे अप्रोच करें कि आप उसमें एक विजिटर हैं, और जैसे आप किसी के घर मेहमान जाते हैं तो उसी तरह से आपको एक ज़रा सा अपने आप को संभाल के रखना होता है, ज़रा अदब से जाना होता है। यू हैव टू ऑब्जर्व अ लॉट एंड यू हैव टू लर्न अ लॉट। तो मेहनत ज़्यादा उसमें जाती है। म्यूज़िकली तो ये पूरा जो खित्ता है, ये सेंट्रल एशिया का, साउथ एशिया का, ईरान, अरब, बहुत खित्ता है जी। सही तो ज़्यादा ज़बान पे ही जबरदस्त। ज़ेब, आई एम रियली सॉरी, लेकिन हमें छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ना है। आपकी छुट्टी बिल्कुल नहीं हुई, किसी की छुट्टी नहीं हुई, सब बैठे रहिए क्योंकि ज़ेब सरमद साथ मौजूद हैं। अभी तो हमने सुनने हैं गाने, फरमाइश आप भी कर सकते हैं, फरमाइश हम भी करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारी मेहमान थी, अभी भी है, ज़ेब बंगश, एंड वी हैव सरमद, म्यूजिक कंपोजर हैं। हम उनसे बात कर रहे थे क्योंकि जाहिर है वक्त गुजर जाता है, लेकिन हम इस वक्त को रोक के रखे हुए हैं, हमने गाना सुनना है, और इसीलिए हमने सोच लिया था कि ब्रेक के बाद जब हम दोबारा उनसे बात करें तो हम गाना सुनेंगे। ज़ेब एंड सरमद साथ मौजूद। ज़ेब, आपको आवाज़ आ रही है? कोई टेक्निकल, अच्छा जी, फिर टेक्निकल इशू। आज लगता है बहुत इंतजार कराया जा रहा है हमें कि हम उनकी आवाज़ सुनने के लिए ना, हम हमारे साथ साथ जो हमारे नाज़रीन हैं उन्हें भी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, और इस सब्र का फल जो है वो ज़ेब की मीठी आवाज़ में हम सबको मिलेगा। लेकिन सरमद हमारे साथ मौजूद, सरमद साथ मौजूद है। सर, रियासती इदारों की, स्पेशली आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इनके साथ जब भी हमने भी काम किया हो, किसी शूट पे, डॉक्यूमेंट्री के सिलसिले में गए हो, तो हम बड़ा एक मुनफरिद वहाँ पर सिस्टम देखते हैं, और प्रोफेशनलिज्म की पीक पर है माशाल्लाह वो लोग। वो टाइम मैनेजमेंट और वो हर चीज़ बिल्कुल टाइमली एंड एक्यूरेसी के साथ करना, परफेक्ट। दे वांट एवरीथिंग परफेक्ट। उन्हें सेटिस्फाई करना मुश्किल होता है, बट आई एम श्योर आप लोगों ने किया है। बिल्कुल जी। मेरा जी काफ़ी पुराना रिलेशनशिप है पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ। बहुत ज़्यादा गाने जिनके ऊपर हमने इकट्ठे काम किया हुआ है, एंड ऑफ कोर्स जो आप कह रहे हैं पंक्चुअलिटी का, तो ऑफ कोर्स मतलब फोर्सेस डिपेंड ऑन बीइंग पंक्चुअल। तो अगर उनमें तो कोई एक डिले आ गया तो रिस्पांस में तो बहुत बड़ा मसला हो सकता है। तो आई मीन इट्स ग्रेट, एंड मेरी खुद भी अपब्रिंगिंग इस तरह हुई है कि बहुत ज़्यादा पंक्चुअल होते हैं हम। तो आई मीन आई थिंक इट्स अ ग्रेट पार्टनरशिप कि हम दोनों एक दूसरे की पंक्चुअलिटी को समझ सकते हैं। बट इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी, एंड इट्स सच एन ऑनर वर्किंग फॉर पाकिस्तान एयरफोर्स। और कोई नया प्रोजेक्ट जिस पर अभी आप काम कर रहे हो, ऐसा है? जी काफी प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं, मगर बताना जरा मुश्किल हो जाता है बिकॉज़ आप देखिए, हम छुपा थोड़ा के रखना ना, छुपे रुस्तम। हम तो कोशिश करेंगे ना उगलवाने की, हमें कोशिश करने दीजिए। जी बिल्कुल। एक दो अभी फिल्म स्कोर्स के ऊपर काम हो रहा है। एक तो अभी मैंने रिसेंटली कंप्लीट की है, मौला जट, वो जो है अभी रिलीज नहीं हुई। तो उसके अलावा एक और फिल्म है, उसके ऊपर काम हो रहा है। और इस कोविड-19 ने सरमद कितना नुकसान पहुंचाया म्यूजिक इंडस्ट्री को? जी एब्सोल्युटली, ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा सफ़र की है म्यूज़िक इंडस्ट्री ने, स्पेशली पाकिस्तान में। तो जो लाइव प्ले करने वाले हैं म्यूजिशियंस, उनको तो बहुत ज़्यादा नो डाउट ज़ाहिर नुकसान हुआ है। कोई बात करेंगे नेक्स्ट टाइम मे बी इन द शो, मे बी लेटर ऑन, बट हम ट्राई करेंगे दोबारा से उनसे कांटेक्ट करें। ये फरमाइश अधूरी है। चलिए जी, बढ़ते हैं आगे। बात कोविड-19 की करते हैं कि इस वक्त क्या सिचुएशन है पाकिस्तान में। कोरोना वायरस के वार जारी हैं। अगर हम लास्ट 24 आवर्स की बात करें तो 2738 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, और मजीद 36 अफराद ऐसे हैं जो जान की बाजी हार गए। जब हम हॉस्पिटल्स की सिचुएशन देख रहे हैं तो बहुत से ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहां पर वाकई अब स्पेस नहीं है। कोरोना से अमवात की जो मजमूई तादाद है अब तक, जब से रिपोर्ट हुआ, यानी 27 फरवरी 2020 से अब तक जो डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं, यानी पहला केस, उसके बाद फिर डेथ्स का होना, तो 7561 अफराद ऐसे हैं जो कि जान की बाजी हार गए हैं। और NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 42,909 टेस्ट किए गए, 2,738 मस्बत आए हैं। कोरोना केसेस की मजमूई तादाद की अगर बात की जाए तो 3,68,665 तक हो गए हैं। कोरोना को शिकस्त देने वालों की तादाद 3,27,542 है। लेकिन याद रखें कि हर कोई शिकस्त नहीं दे पा रहा, मौत के मुंह में जा रहे हैं, क्योंकि आप बेहतियाती कर रहे हैं। आप बेहतियाती इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि कोरोना है ही नहीं। और सिर्फ जब मैंने कराची के लोगों से बात की तो मुझे तो कहीं SOPs पे अमल दरामद होता हुआ ऐसा ही हुआ महक कि जितने भी शहरों में हम लोग गए, वहाँ पर हमने जाके लोगों से पूछा
कि क्या कोरोना वायरस से आप घबराते हैं, तो मेजोरिटी कहती है नहीं नहीं कोरोना है ही नहीं, यानी स्टिल हम सेकंड वेव में है। लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं जी कोरोना कुछ नहीं है। महक, आप कल भी गई, इससे पहले भी आप मार्केट्स में गई, और रोज़ाना जब हम शूट्स पे जाते हैं वहाँ पर देखते हैं कि लोग इस पर संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रहे। हर वक्त कहा जाता है कि मास्क पहने और 6 फीट का फासला, ये 2 ही अहम चीज़ें जिन पर आपने अच्छा, बड़ी बेमानी सी बात होती है कि हमें तो नजर ही नहीं आ रहा ना कोरोना। हमें अगर कोरोना नजर आए तो वो कैसे नजर आ जाएगा भाई? और फिर लोग कहते हैं कि कहाँ है लोग बीमार। अस्पतालों की हालत आप देखें कि भरे पड़े हैं। तो जो लोगों के तासुरात हैं वो हम आपको एक दफा दोबारा से दिखाते हैं। मास्क एक्चुअली जी अभी हमारा लंच ब्रेक था तो हम लंच पे आए थे, इस वजह से अभी नहीं पहना है। वैसे नॉर्मली मैं पहनता हूँ मास्क। अच्छा, आप जैसे कि खड़े हुए गुफ्तगू भी कर रहे हैं तो सोशल डिस्टेंस को तो मेंटेन करना चाहिए था ना? हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्मली मेंटेन कर रहे हैं, ऑफिस में भी करते हैं, यहाँ भी करते हैं। अब काफ़ी देर बाद जो है हम सुबह से अभी बातचीत हुई है तो इस वजह से अभी खड़े हैं। अगर गवर्नमेंट सड़क पे खड़े होते हुए भी पहनना लाजिम कर दे तो फिर तो आप पहनेंगे? बिल्कुल पहनेंगे, क्यों नहीं पहनेंगे। अच्छा, अभी जैसे कि आप अपने दोस्त से गुफ्तगू भी कर रहे थे तो आपको नहीं लगता कि 6 फीट का सोशल डिस्टेंस रखना चाहिए? हाँ, 6 फीट का रखना चाहिए बिल्कुल। लेकिन आपने नहीं रखा। अच्छा, आपका मास्क किधर है? जेब में। जेब में क्यों रखा? लगाया? लगा देगा। कब जब सवारी पीछे बैठी? हाँ। मास्क कहाँ है? मास्क रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है? ऑफिस में। तो ऑफिस में क्यों रखा? लगा के क्यों नहीं आए? कहीं जाते हैं तो फिर लगाते हैं। तो जब मैं लोगों से बात करी थी तो एक और शहरी, एक और भाई साहब मुझे मिले और मैं सोचा कि इनसे मैं बात करूं। इनका चेहरा मुझे बेनकाब नजर आ रहा था, मास्क नहीं था। अस्सलाम जी। मास्क किधर है? मेरी पॉकेट में है। तो लगाया? तो मैं अभी नमाज़ पढ़ के निकला हूँ, ज़रा खाना लंच टाइम है तो आपको पता है अभी लंच वगैरह कर लें, उसके बाद लगा लेंगे दोबारा। चले, मैं ये चाहती हूँ कि आप मेरे कैमरे के सामने मास्क लगा लें। जी मैं लगाया। तो मैंने आपसे पहले बोला था मेरी पॉकेट में है, तो झूठ नहीं था। ये है, हालत थोड़ी ख़राब हो गई है तो मैं लगा देता हूँ। चलेगा बल्कि दौड़ेगा। ले मैडम। का मास्क का है? मास्क हमारी जेब में पड़ा है। तो आपने लगाया क्यों? अभी मैं अकेला बैठा हूँ ना, जब साहब आएगा तो लगा के जाऊँगा। जी जी। मुझे बताएं, कोरोना है? कुछ पता नहीं है, मैंने अभी तक कोई मरीज नहीं देखा। आपका मास्क का? मास्क तो अभी लगाया नहीं, अभी क्यों? लगा लेंगे अभी। अच्छा, मास्क किधर है आपका? मास्क ये रखा है मेरे पास। तो ये इधर क्यों रखा? लगाया क्यों? नहीं, असल में मैं पान खा रहा था। जी, तो बहुत सारे ऐसे लोगों से हमने बात की जिन्होंने मास्क नहीं लगाए हुए थे। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना ऐसे शहरी से बात करूं, ऐसे दुकानदार से बात करूं जो कि मास्क फरोख्त कर रहे हैं, जिनसे लोग मास्क आके खरीदते हैं। सामने जी भाई, कितने का मास्क दे रहे हैं? 10 रुपए का। 10 रुपए का एक? जी। अच्छा, पहले तो बड़े महंगे थे। पहले महंगे थे क्योंकि मास्क शार्ट कर दिए गए थे खुद से ही, और अब मार्केट में है तो 10 रुपए का ये है, और ये 10 रुपए का हम दे रहे हैं। तो कोई क्वालिटी का फ़र्क है? क्वालिटी का खास कोई फ़र्क नहीं है। ये तो पास होता है, मेडिकल वाले खुद ही पास करते हैं, तो ये सेम क्वालिटीज़ होती हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके पास ग्लव्स नहीं है? ग्लव्स नहीं, फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है। चले, ग्लव्स नहीं थे, बट एनीवेज मास्क पहन रहे हैं लोग या नहीं पहन रहे, इससे मुताबिक जब हम बात करते हैं तो मेजॉरिटी मास्क नहीं पहन रही। कहाँ पहनते हैं? जहाँ डंडा उठाए हुए खड़ा होता है कि भैया मास्क पहनोगे तो मॉल में जाओगे, मास्क पहनोगे तो इस रेस्टोरेंट में जाओगे, वहाँ तो मास्क हम पहन लेते हैं, लेकिन हम उसको सीरियस नहीं ले रहे। चलिए जी, बढ़ते हैं आगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की बात करते हैं। जो उनकी कोशिशें हैं वो रंग ले आई हैं। इंडस्ट्रीज़ का पहिया 24 घंटे चलने लगा है। काम बढ़ने से सनतकार नहीं, मुलाजिमीन भी खुश हैं। फैक्ट्रीज़ में काम करने वाले रोज़गार मिलने पर क्या कहते हैं, आपको इनकी राय सुनवाते हैं। गारमेंट्स के अदारे थे, उनको बहुत बड़े आर्डर मिले हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर भी अभी तक कोरोना जो कि वो बहुत ज़्यादा है। बांग्लादेश के में वो आर्डर हमें हमारे पाकिस्तान को मिले और सबसे ज़्यादा फैसलाबाद मिले। पहले 12 घंटे काम कर रहे थे, अब इंशाल्लाह 24 घंटे काम करेंगे। पहले तो सर 8 से 5 ड्यूटी करते थे, काम थोड़ा होता था। अब ऑर्डर ज़्यादा हो गए हैं और ओवर टाइम लगने लगा है। वर्कर खुश हैं इसमें कि जब उनको सैलरी के अलावा अगर उनकी अच्छी सैलरी थी तो उसके ज़्यादा उनको ओवर टाइम भी मिल रहा है, तो उनके पैसे ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो जब घर बेहतर होगा तो वर्कर भी खुश होगा। और अब बात करेंगे कि हमने बहुत कुछ दिया, लेकिन इन रिटर्न हमारे साथ क्या हो रहा है? पाबंदियां लग रही हैं। हमने जनाब बिजनेस दिया, कारोबारी सरगर्मियों को उरूज पर पहुंचाया, सहरा में क्रिकेट ग्राउंड्स को आबाद किया,
रौनक लगाई वहां पर, रोशनियां वहां पर बिखेरी, फिर भी हमारे शहरियों के लिए पाबंदी है। मुत्तहदा अरब अमारात ने कई ममालिक के लिए सयाहती वीज़ों पर पाबंदी आयद कर दी है। पाकिस्तान भी इस पाबंदी का शिकार हो गया, इस फहरिस्त में शामिल है। बताया यह जा रहा है कि इस पाबंदी का मकसद कोरोना वायरस के फैलाव को रोकना है। अगर कोरोना केसेस के बायस से पाबंदी लगाई गई है तो सवाल यह है कि तो फिर पाकिस्तान के मुकाबले कई गुना ज्यादा केसेस वाले ममालिक यानी कि भारत, अमेरिका, बरतानिया और रूस जैसे ममालिक पर भी ये पाबंदी लगनी चाहिए थी। ये वो ममालिक जहां महज बहुत ज्यादा केसेस हैं, पर पाबंदी उनके लिए नहीं है। पाबंदी किसके लिए है? पाकिस्तान के लिए है। और पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने बहुत ज्यादा वहां पर काम इस तरीके से किया कि हमारे बहुत सारे लोग वहां पर रोजगार से मुंसलिक हैं, लेकिन शायद ये नजर नहीं आया। नदीम इकबाल, वाइस चेयरमैन ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन पाकिस्तान, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। नदीम साहब बेहद शुक्रिया, गुड मॉर्निंग। कहिएगा, बेशक वीज़ा पॉलिसी हर मुल्क का अंदरूनी मामला है, लेकिन इस तरह की पाबंदियां आप नहीं समझते कि दो ममालिक के ताल्लुकात पे असरअंदाज हो सकती है? सबसे पहले जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे समा में मौका दिया। पॉलिसी असल में ये जो कोरोना के SOPs हैं उस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि ये इंसानी तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। इस तरह इसको कोई भी मामला जो है, ये भले हमारा ट्रेड जो है इस टाइम में बड़े मुश्किल हालात में है, लेकिन चूँकि SOP को फॉलो करना सबसे अहम बात है। उस हवाले से मैं समझता हूँ कि जी हमारा हर मुल्क के साथ जो इस टाइम में मामला चल रहे हैं वो सियासी नहीं है, ये एक पैंडेमिक है। नहीं सर, वो बात बिल्कुल दुरुस्त नदीम साहब, वो बात बिल्कुल दुरुस्त, लेकिन हमारा सवाल ये है कि पाकिस्तान जहां पर आज भी एक डेली अगर हम देखेंगे 2500-2700 केसेस, और हमने वो टाइम भी देखा जब बिल्कुल हम 100-200 केसेस पर चले गए थे। पर पाकिस्तान के मुकाबले में अगर हम इंडिया की बात करें सर, वहां पर बहुत ज़्यादा केसेस हैं ऑलरेडी, और वो डेली बेसिस पर अगर हम डेली बात करें तो 35-30 हज़ार डेली वहाँ पर केसेस जो हैं वो मज़ीद आ जाते हैं। अगर हम बात अमेरिका की करें सर, वहाँ लाखों लोग इंतकाल कर गए कोरोना की वजह से। इटली, फ्रांस, ऐसे बहुत से और ममालिक सर जहाँ पर केसेस पाकिस्तान के निस्बत बहुत ज़्यादा हैं। ब्राज़ील इज़ वन ऑफ देम। पाबंदी उन पर नहीं है सर, पाबंदी पाकिस्तान पर है। मोहम्मद शुएब साहब, आपने जो बात की है, मेरी थोड़ी इसमें मैं समझता हूँ कि ये पॉलिसी जो है मुल्कों के जो अंदरूनी मामलात हैं उनके हवाले से ही बनाई जाती है। ये जितने भी हमारे ट्रैवल ट्रेड के पॉलिसीज़ हैं पूरी दुनिया के लिए, वो हमारे खारजा पॉलिसी के तहत बनाई जाती हैं। तो इस हवाले से जो भी हमारे हुकूमती मामलात हैं उसको, आपकी बात को मैं सेकंड करता हूँ, लेकिन मामलात ये है कि जितनी बड़ी आबादी उसी हिसाब से, अगर आप भारत को कहेंगे तो भारत के साथ भी वही मामला चल रहे हैं। नहीं, भारत पे क्या सर, भारत पे ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन है सर? जी सर, क्या दुबई ने इंडिया पर ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन आयद की है सर? नहीं, चूंकि वहाँ पे उनके काफी ट्रेड, सर यही तो बात है सर, यही तो सवाल है कि जहां पर केसेस ज्यादा वहां पर मेहरबानियां, वहां पर अपना ट्रेड देखा जा रहा है, लेकिन जहां पर केसेस कम है, जहां पर कंट्रोल बहुत ज्यादा है, जिसकी आलमी इदारे तारीफ करते हैं कि पाकिस्तान ने काबू पाया है, सर वहां पर पाबंदी है। सर मुझे ये बताएं कि आप तो बात कर रहे हैं कि पेंडेमिक है, ये ऐसे फैसले दुरुस्त है, लेकिन सर ट्रैवल एजेंट्स को और इस इंडस्ट्री से जुड़े अफराद को बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जाहिर है बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्स होता है दुबई से इन आउट का, पाकिस्तानी पैसेंजर्स का, और बहुत ज़्यादा रोजगार जुड़ा होता है ट्रैवल एजेंट्स का। नुकसान है सर, एंड यू ओके विद दैट? जहाँ तक शुएब आप बात कर रहे हैं रोजगार की, तो वह हमारी इंडस्ट्री तो फ्रॉम फरवरी बिल्कुल तबाह हो चुकी हुई है, और लोगों के इस टाइम में जो हमारी इंडस्ट्री का हालात है वो तो बहुत बुरे हैं। हमने काफ़ी मरतबा हुकूमत से भी गुजारिश की, हमने सर यही बात सर कि आपने कहा ना, आपने कहा कि आपकी इंडस्ट्री तबाह हुई, आपने हुकूमत से बात की। सर इस खबर के बाद कि जबकि दुबई ने रिस्ट्रिक्शन आयद किया है, क्या आपके एसोसिएशन ने हुकूमत पाकिस्तान से बात की, प्रेशराइज किया कि आप बात कीजिए दुबई से, आप बात कीजिए UAE से कि इन रिस्ट्रिक्शंस को ख़त्म किया जाए? ये बात नहीं की आपने? जी, हमने अपने प्लेटफॉर्म पे लेटर लिखा है अपना हुकूमत पाकिस्तान को। क्या लिखा है सर? क्योंकि उससे पहले तक तो आप अभी मुझे कह रहे थे कि यू आर ओके विद दैट, अभी आप कह रहे हैं लेटर लिखे, तो फिर लेटर क्या लिखा है? जी, ये पाबंदी हमारे लिए ही क्यों, जबकि हमारे पास
हर वो SOP को जो जैसा कि PCR टेस्ट है, हम हर वो चीज़ जो किसी भी मुल्क के मामलात को अंदर जाने के लिए यानी कि लेटर कब लिखे सर? SOP दिए जाते हैं, हम उनको फॉलो करवाते हैं। तो ये पाबंदी हमारे पे ही क्यों? तो इस हवाले से फिर उन्होंने एक लेटर लिखा, चूंकि ये पाबंदी 4 दिन पहले लगी है, तो उन्होंने कहा कि हम इसको देख रहे हैं। ठीक है, नहीं सर, इसका मतलब आप लोग मुतासिर हुए हैं, आप लोग मुतासिर हुए हैं, आप लोग इसको देख रहे हैं, आपने लेटर लिखा है। यही सवाल था मेरा कि ज़ाहिर है जब मुतासिर हुए हैं तो फिर बात करना बनता है। आपने बात किया हुकूमत से, लेट्स सी हुकूमत इस पर किस तरह से आगे मामला को टेकअप करती है। बेहद शुक्रिया, साथ मौजूद थे आप, इस मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। एक और मामले की तरफ बढ़ जाते हैं, जिससे पहले शिबली फराज साहब ने कहा था कुछ देर पहले हमारे शो में कि फैसला हो चुका है और स्कूल्स बंद होने जा रहे हैं, क्योंकि वफाकी वज़ीर तालीम ने तजावीज़ दी थी। सूबाई वज़राए तालीम को ऑप्शंस बताए जा रहे थे, बार बार केसेस में इजाफे के हवाले से बताया जा रहा था, लेकिन क्या वाकई हालात ऐसे हैं कि तालीमी इदारों को बंद कर दिया जाए? सूबे इस हवाले से क्या फैसला कर सकते हैं? यूँ तो मंडे को एक अहम मीटिंग होनी है, यानी 23 तारीख को, लेकिन उससे पहले क्या हालात हैं? पंजाब हुकूमत, जिस सूबे की आज हम बात करें वहाँ पे सबसे ज़्यादा आबादी है, बात करेंगे। हमें ज्वाइन किए वज़ीर तालीम पंजाब मुराद राज साहब ने। सर बेहद शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सर आपने चंद रोज़ पहले ट्वीट की कि आपकी ज़ाती राय ये है कि तालीमी इदारों को बंद नहीं करना चाहिए, स्मार्ट लॉकडाउन के आप हामी थे। उस ट्वीट के बाद हालात को देखते हुए जो वफाकी वज़ीर तालीम ने या वफाकी हुकूमत ने जो लेटर लिखा, सूबाई हुकूमतों को जो तजावीज़ दी गई हैं कि अर्ली विंटर वेकेशंस एंड देन प्रोलॉन्ग्ड विंटर वेकेशंस, क्योंकि हालात ऐसे हैं, सेकंड वेव है, केसेस बढ़ रहे हैं, आप अपनी उस राय पर कायम है या अब आप समझते हैं कि नहीं केसेस बढ़ गए हैं, अब हमें स्कूल्स बंद करने होंगे? देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि पिछले हफ्ते मैंने NCOC की जब मीटिंग मंडे को अटेंड की थी, तो ऑब्वियसली जो है सिचुएशन वो स्पाइक की तरफ जा रही है। ओके। तो इसके लिए मैंने आज सबको बुलाया हुआ है, आज फ्राइडे को सारे 36 डिस्ट्रिक्ट हेड्स को बुलाया हुआ है और सबकी सजेशन लूँगा, सारी जो उनको पता है किस चीज़ के लिए बुलाया हुआ है, सो वो सब तैयारी करके आ रहे हैं। तो होपफुली बाय द एंड ऑफ द डे वी शुड नो के व्हिच वे वी आर गोइंग। ठीक, तो मुराद साहब 23 नवंबर को फिर से बैठक लगेगी। पंजाब हुकूमत, जैसे कि आप कह रहे हैं कि आज तो बैठेंगे लोग, तो पंजाब हुकूमत इसमें क्या फैसला कर सकती है? क्या सर्दियों की छुट्टियों के नाम पर स्कूल्स बंद हो सकते हैं? क्योंकि पंजाब बहुत बड़ी आबादी है पंजाब की और यहाँ पे केसेस भी काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं देखने में। जी, मैं आई थिंक सर्दियों के छुट्टियों के बिल्कुल, क्योंकि अगर हमने अब छुट्टियां दी, क्योंकि बच्चे पहले ही आपको पता है मेरा स्टांस क्या था कि स्कूल नहीं बंद होने चाहिए, 6 महीने की छुट्टियां बच्चे कर चुके हैं। सो अगर अब स्कूल बंद भी किए तो फिर गर्मियों की छुट्टियां हमें मेरे ख्याल से बिल्कुल मिनिमल पे लानी पड़ेंगी या खत्म करनी पड़ेगी। ये तो इमरान खान साहब, क्योंकि अगर हमने अभी छुट्टियां दी, बिल्कुल सही बात है। सो इसलिए मैं आपको ये बता दूं कि अगर अभी छुट्टियां देते हैं तो उसका होमवर्क जो है वो साथ दिया जाएगा जिस तरह गर्मियों की छुट्टियों का दिया जाता है। ओके। और मेरे ख्याल से अभी अगर देते भी हैं तो इट शुड बी 4 वीक्स एट अ टाइम, ये इकट्ठा हम 2 महीने की छुट्टियां जनवरी तक की जो बात की जा रही है। मुराद साहब, इसको हम इस तरह समझ सकते हैं, इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि ये वो छुट्टियां नहीं होंगी, ये बिल्कुल ऐसे होगा कि स्कूल्स तो बंद हैं लेकिन ऑनलाइन तालीमी निज़ाम जारी रहेगा, ऑनलाइन क्लासेस होंगी, होमवर्क दिया जाएगा, चेक किया जाएगा। हम इसको इस तरह समझ लें कि उस तरह की छुट्टियां नहीं होंगी? नहीं नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं शुएब साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये छुट्टियां नहीं हैं। जो ऑनलाइन कर सकते हैं वो ऑनलाइन हो रहा होगा। हमने जो हमारा तालीम घर का प्रोग्राम है वो सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक केबल के चैनल पे चल रहा होगा। होमवर्क बच्चों को मिलेगा, सिर्फ स्कूल के अंदर नहीं जा रहे, बाकी सब चीजें हो रही होंगी व्हाटएवर नीड्स टू बी डन। ग्रेट, यानी सर वो फिजिकल क्लासेस नहीं होंगी लेकिन इसे हम छुट्टी नहीं कहेंगे, इसमें किसी को छुट्टी नहीं मिलेगी। मगर मैं आपको एक चीज बताऊं, मेरी एक एडवाइस प्लीज सबको ये जानी चाहिए कि अगर बच्चे स्कूल नहीं जा रहे तो खुदा का वास्ता मैं पेरेंट्स से कह रहा हूं कि ये ना हो कि उन बच्चों को मॉल ले जाएं, बिल्कुल दुकानों पे ले जाएं, मार्केट्स पे ले जाएं, मरी ले जाएं, नथिया गली ले जाएं, पार्क्स में ले जाएं। मेरी बड़ी रिक्वेस्ट होगी पेरेंट्स से। सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट सर, क्योंकि हमने देखा है सर, ठीक है बहुत सी जगहों पर वायलेशंस हुई, लेकिन ये हमने देखा है सर कि स्कूल्स में बच्चों को मास्क भी पहनाया जा रहा है। हमने ये देखा है कि स्कूल्स में बहुत बेहतर हालात हैं लेकिन बाहर हालात बेकाबू हैं, बाहर एहतियात नहीं होती, इल्ज़ाम फिर स्कूल पर डालना गलत है। यू आर एब्सोल्युटली राइट, मी बीइंग अ पेरेंट मैं ये खुद समझता हूँ कि एहतियात स्कूल में हो रही है, बाहर नहीं हो रही। लेकिन सर मुझे प्लीज ये पेरेंट्स के भी कंसर्न, आपको पता है कि मेरे ख्याल
जी जी जी, मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा एसओपीज जो फॉलो किए जा रहे हैं वो स्कूल्स के अंदर नो किए जा डाउट, रहे हैं। इसमें और कोई सबसे शक पहले नहीं। टारगेट भी स्कूलों को किया और जा सर रहा है। आप ये देखिए कि वहां पर ये करवाना सबसे ज्यादा मुश्किल है। छोटे छोटे बच्चों को 4-4, 5-5 घंटे मास्क पहना के बिठाना मुश्किल है, बट स्टिल यू आर डूइंग दैट। बिल्कुल, एंड द थिंग इज कि एट द एंड ऑफ द डे ये निकलेंगे स्कूलों से, तो मैंने तो एनसीओसी की मीटिंग में ये कहना है कि अगर हमने छुट्टियां देनी है तो बैन लगाना पड़ेगा कि बच्चा कोई मॉल में नहीं एंटर हो सकता, कोई बच्चा पार्क नहीं जा सकता, बिल्कुल ठीक, कोई बच्चा कहीं पे इस तरह पब्लिक जगह पे नहीं जा सकता, क्योंकि अदरवाइज आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दिस। एब्सोल्युटली ट्रू सर, ये आपने बहुत जबरदस्त बात की है कि बच्चे अगर ये कहते हैं कि हमने एग्जाम नहीं देना, कोरोना वायरस है और हमें स्कूल नहीं जाना, चाहे वो स्कूल का बच्चा हो, कॉलेज का हो, यूनिवर्सिटी का हो, तो ये आपने बहुत दुरुस्त बात की कि फिर ये तफरी गाहें भी बंद होनी चाहिए, फिर खेलकूद भी बंद होना चाहिए, पार्क्स बंद होने चाहिए, मॉल्स, सिनेमाज, हर वो चीज उनमें बच्चों का दाखिला ममनू होना चाहिए। सर अब मुझे प्लीज ये बताइएगा, जब हम बात कर रहे हैं पेरेंट्स के कंसर्न एंड सेंटिमेंट्स की, तो सर ये ज़रा हमने भी एक पोल कराया था समा के फेसबुक पेज पर भी, और हम लोगों से राय ली थी। सर ज़ाहिर है वो राय बदलती है, जैसे जैसे केसेस में इजाफा होता है हम उस राय में शिफ्ट देखते हैं। इस वक्त पंजाब में राय क्या है? बिकॉज आई एम श्योर कि पेरेंट्स आपसे ज़रूर बात करते होंगे, और यू बीइंग ए पेरेंट एज वेल, आपको भी आइडिया होगा कि इस वक्त सिचुएशन क्या है, क्योंकि जाहिर है बच्चों की सेहत का कंसर्न है और ये बहुत वैलिड कंसर्न है। सेंटिमेंट्स पंजाब में कैसे? पेरेंट्स चाह रहे हैं कि फिजिकल क्लासेस ना हो? देखिए मैं आपको बताता हूं कि एग्जैक्ट नंबर्स क्या हैं। जो हमने रैंडम सैम्पलिंग करते हैं, हमने तकरीबन 2 लाख टेस्ट किए, 2 लाख से ऊपर। उसमें टोटल केसेस स्टूडेंट्स और टीचर्स के 550, 550 या समथिंग लाइक दैट। राइट, अबाउट 40 स्कूल हमने बंद किए हैं। तो इसी तरह अबाउट 13 क्लासरूम्स बंद किए हैं, इसी तरह 14। मगर मैं आपको ये बताऊं, आधे लोग कहते हैं, इधर आप किसी को खुश नहीं कर सकते, आधे लोग कहते हैं बंद कर दें, आधे लोग कहते हैं मत बंद करें। सो आई मीन इट इज लाइक अ टॉस अप बिटवीन, आपने तो आप इधर कभी भी ना गुड कॉप बन नहीं सकते, क्योंकि वो आपको आधे लोग आपने बंद कर दिया, वो आपके पीछे पड़ जाएंगे, और आधे लोग जो हैं वो आपको आप किसी को खुश नहीं कर सकते। तो आई थिंक हमने वो फैसला लेना है जो हमारे बच्चों के लिए, हमारे टीचर्स के लिए और उनकी फैमिलीज के लिए बेस्ट फैसला है। ठीक, सही। मुराद राज साहब हमारे साथ मौजूद थे और गुफ्तगू वो कर रहे थे, आया तालीमी इदारे बंद होना या होना, इसका फैसला जल्द हो जाएगा। अब जरा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिंध हुकूमत की गेम चेंजर मंसूबे की कामयाबी से मुतालिक। मुशीर माहौलियात और साहिली तरक्की बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के मुताबिक ज़िला ठट्टा में 50 एकड़ रकबे पर पाम के दरख्त काश के गए थे और पाम के दरख्तों ने रिकॉर्ड फल देना भी शुरू कर दिए हैं, जिससे यौमिया 2 टन पाम ऑयल की पैदावार होगी। इस कामयाबी पर नुमाइंदा समा संजय साधवानी ने मुर्तज़ा वहाब से गुफ्तगू की थी, आइए हम आपको दिखाते हैं। सिंध हुकूमत की जानिब से दावा किया जा रहा है कि ठट्ठा में पाम ऑयल का तजर्बा कामयाब हुआ है। 50,000 एकड़ जो है दरख्त लगाए गए थे, उन्होंने फल देना शुरू किया है और पाकिस्तान में अब पाम ऑयल बनना शुरू हुआ है। सालाना $4 अरब का जो है वो पाकिस्तान दरामद करता था पाम ऑयल की। इससे मुल्क को क्या फ़ायदा होगा और कितनी तादाद में ये दरख्त मज़ीद लगाए जा रहे हैं? तर्जमान सिंध हुकूमत मुशीर जो साहिली इलाके हैं उनके मुर्तज़ा वहाब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ये तजर्बा आपका दावा है कि कामयाब हो गया, इससे मुल्क को कितना फ़ायदा होगा? देखिए, मैं समझता हूँ इसकी इम्पोर्टेंस को समझने के लिए जो पहली चीज़ है वो यही है कि सालाना पाकिस्तान जो है कोई $4 अरब ख़र्च करता है पाम ऑयल को इंपोर्ट करने के लिए। तो ये बड़ा अहम ज़र मुबादला है जिसको पाकिस्तान ख़र्च करती है और फिर पाम ऑयल पाकिस्तान में इंपोर्ट होता है। तो सिंध हुकूमत ने ये फ़ैसला किया था कि क्यों ना हम इसका एक्सपेरिमेंट करें, एक पायलट प्रोजेक्ट करें, जिसके तहत पाम के दरख्त हम सूबाई सिंध में काश्त करें उसकी और देखें कि क्या वो फल दे पाता है या नहीं। तो ज़िला ठट्टा में काठोर के मकाम पे हमने एक एरिया को आइडेंटिफाई किया, वहाँ पर हमने प्लांटेशन की और अल्हम्दुलिल्लाह वो जो पौधे प्लांट किए गए थे वो तनावर दरख्त में कन्वर्ट हुए और अब अल्हम्दुलिल्लाह वो फल दे रहे हैं। दूसरा फेज़ ये था जब हमने चेक करवाया कि जी आया इसका इस्तेमाल किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, तो हमें कहा गया जो ऑयल कंपनीज़ हैं उनकी तरफ से कि अगर आप इसकी ऑयल एक्सट्रैक्शन मिल एक लगा लें तो आपका पूरा पायलट प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस सिलसिले में सिंध हुकूमत ने एक मिनी ऑयल एक्सट्रैक्शन मिल लगाने का फ़ैसला किया था। उस मिल को हमने पिछले कोई 7-8 महीने काम किया, मिल को लगा दिया गया और अब वो मिल फंक्शनल हो गई है, ऑपरेशनल हो गई है और डेली 2 टन हम पाम ऑयल एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं उस मिल से। तो ये जो पूरा प्रोसीजर मैंने आपको बताया इस बात को शो करता है कि जो सूबा सिंध की ज़मीन है
वो साजगार है पाम ट्रीज़ की प्लांटेशन के लिए, और जो दरख्त वो फल दे रहे हैं उसकी क्वालिटी उस लेवल की है जिसमें आप कह सकते हैं कि अच्छे लेवल का पाम ऑयल निकाला जा सकता है। तो वफाक को इस सिलसिले में आगाह कर दिया है कि आपका जो तजर्बा है वो कामयाब हो गया है, क्योंकि इंपोर्ट तो वफाक ही करता होगा, तो आपका वफाक को आगाह कर दिया कि अब इंपोर्ट कब से पाकिस्तान में बंद हो जाएगी और इससे पाकिस्तानी अवाम को क्या फ़ायदा होगा, सिंध और वफाक का जो तनाज़ा है वो भी ख़त्म होगा। इसको थोड़ा सा मैं समझता हूँ स्पीड को स्लो करने की ज़रूरत है। जिस तेज़ी से आप गए, अल्लाह करे चीज़ें इतनी तेज़ी से हों। हमने एक पायलट प्रोजेक्ट किया जिसने साबित कर दिया कि ये चीज़ हो सकती है पाकिस्तान में। दूसरे फेज़ में सिंध हुकूमत ने 1600 एकड़ ज़मीन इसके अतराफ़ की जो थी उसको मुख्तस कर दिया है कि ये पाम की प्लांटेशन के लिए इस्तेमाल की जाएगी। ये जो दरख्त लगते हैं इनको फल देने का जो टाइम पीरियड है वो तकरीबन 3 साल का अरसा है, जिसमें आपको प्लांटेशन करनी पड़ती है, उनको लुक आफ्टर करना पड़ता है, और 3 साल के बाद ये इस पोजीशन में आते हैं कि ये फल दे सकें, और फल जब आपके पास होगा तो मिल से आप ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। तो ये फौरी तौर पर नहीं हो सकता। पाम ऑयल की इंडस्ट्री को कामयाब बनाने के लिए सिंध हुकूमत ने वफाक को दावत दे दी है कि वो आएँ, आगे बढ़ें और मिलकर काम करें, ताकि पाकिस्तान के जो इम्पोर्ट है उसका खर्चा कम हो और पैसे जो हैं वो बचें। जी शुक्रिया, आपने अपडेट किया। अब हम ब्रेक की तरफ बढ़ रहे से वापस आएंगे तो हम आज बात करेंगे बच्चों की, क्योंकि आज है यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे। स्टे विद अस। आगे बढ़ते हैं। जिस तरह आज हमने पहले भी जिक्र किया था 20 नवंबर यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे, अब इसकी बात करते हैं। और आज हम जब बच्चों की बात कर रहे हैं तो बच्चों से जुड़े एक अहम मसले का जिक्र करेंगे। मसला ये है कि बच्चे फोकस नहीं कर पाते। आमतौर पर स्कूल से ये शिकायत मौसूल होती है कि जो आपका बच्चा है वो टीचर की बात पर तवज्जो नहीं दे रहा। बीमारी है ये जिसे ADHD कहा जाता है। बच्चा खुद चाहता है कि वो बहुत अच्छा तालिब इल्म बन जाए, मगर तबीयत का यकदम तब्दील हो जाना, तवज्जो को बरकरार ना रखने का सबसे बड़ा मसला होता है, जिससे ये बच्चा दो चार होता है। कुछ और अलामात हैं जिनमें घर का काम अक्सर भूल जाना, क्लास और घर का काम करने में दुश्वारी, ये ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मालूम होता है कि इसको ये मसला अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ADHD, आज हम इसकी बात कर रहे हैं। और माँ बाप या बहुत सारे रिश्तेदार समझते हैं कि बच्चा बदतमीज़ हो गया है, बच्चा माँ बाप के काबू में नहीं रहा, उसकी तरबियत अच्छी नहीं हुई है, इस तरह की बहुत सारी बातें माँ को भी सुननी पड़ती हैं, और फिर बच्चे को फैंटी भी लग जाती है कि जब वो मेहमानों के सामने ऐसी हरकत करता है। स्कूल से बार बार शिकायतें आती हैं कि जी आपका बच्चा बाकी बच्चों को भी तंग कर रहा है। ये ऐसी एक बीमारी है जिसको समझने की ज़रूरत है, और आज इसी बीमारी पर बात करने के लिए, बच्चों की इस मुश्किल को आसान करने के लिए हमने अमरीन अली क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और सुहेला भूरा मेडिकल थेरेपिस्ट हमारे साथ मौजूद है, रीमेडिकल थेरेपिस्ट हमारे साथ मौजूद है। हाँ ठीक है, इन दोनों से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अमरीन अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुहेला अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, बिल्कुल ठीक, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बच्चे स्कूल में चुलबुलाहटपन करते हैं, दूसरे बच्चों को भी मारते हैं, ये अक्सर शिकायतें आती हैं। मेरे घर में तो बहुत ही आती थी कि मैं ये बहुत हरकतें करती थी, उससे मम्मा ने तो तवज्जो नहीं दी कि ये क्या कोई बीमारी नहीं, सिर्फ मार पड़ती थी। वो ज़रूरी नहीं है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो बीमारी हो। यही बात लगी थी, क्या ये कोई बीमारी है? अगर ये बीमारी तो इसकी अलामात का माँ बाप को कैसे इल्म हो सकता है कि अच्छा ये कोई वाकई बीमारी है? तो होता ये है कि सब बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं, बच्चों में एनर्जी अडल्ट के मुकाबले में 100% ज़्यादा ही होती है। बट अगर इस हद तक बच्चे में एनर्जी है कि वो अपने नॉर्मल लाइफ फंक्शनिंग, मतलब रोज़मर्रा के काम भी नहीं कर पा रहा है, ट्यूशन नहीं जा पा रहा है, स्कूल में पढ़ नहीं पा रहा है, फोकस नहीं कर पा रहा है, बैठ के खाना नहीं खा पा रहा है, तो तब देयर इज़ अ रेड फ्लैग कि हाँ भाई बच्चे को ADHD हो सकता है। ADHD होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। उसमें मेजरली 2 टाइप्स होते हैं। एक में बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव होता है, इम्पल्सिव, जज्बाती होता है, डिसीजंस भी जल्दी करेगा, मार भी देगा, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव, बैठेगा नहीं, चीखता चिल्लाता, बहुत अग्रेशन भी आ जाता है इसमें। देखिए, ये ऐसी बातें हैं जो कि इस वक्त जो पेरेंट्स सुन रहे हैं वो समझेंगे शायद हमारा बच्चा ADHD का शिकार है, बिकॉज ज़ाहिर है ये इतने कॉमन सिम्टम्स हैं। बिल्कुल, कैसे मालूम हो कि नहीं दिस इज ADHD एंड दिस इज नॉट? आपने ये देखना है कि एनर्जी लेवल कितना है। अगर एनर्जी लेवल अगेन इतना है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसको काम करने में, बैठने में, खाना खाने में, जो कि रोज़मर्रा की चीज़ें होती है, उसमें अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो ADHD की अलामात हो सकती है। कोई टेस्ट है इसका? बिल्कुल, हम लोग ADHD में इंटरनेशनल टूल्स हमारे पास काज़िम ट्रस्ट में इसके टूल्स होते हैं जो कि सिर्फ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ही कर सकते हैं। उससे एक्चुअली पता चलता है, डिस्कशन से। बिल्कुल, डिस्कशन होते हैं और कुछ लिखने के कुछ टेस्ट होते हैं
सकते इस इन ऑब्जर्वेशन से। बिल्कुल, डेफिनेटली। अच्छा अमरीन, इसमें कोई एज भी बच्चों की काउंट होती है कि इस एज या इस एज में बच्चे जो है वो ज़्यादा इस चीज़ का शिकार हो जाते हैं? सो एक्चुअली ADHD के सिम्टम्स पैदा हो, बिकॉज एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। न्यूरो डेवलपमेंटल मतलब पैदा होते के साथ डेवलपमेंट ऑफ द नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम आ गया है। तो शुरू से ही, बचपन से ही, अगर मैं आपको पहला सिम्टम आप बताऊं तो बहुत कॉमन है, जबकि ये कि बच्चा बहुत ज़्यादा रोएगा, चुप ही नहीं होगा, बहुत एक्सट्रीम रोएगा। तो ये सिम्टम्स बचपन से ही आते हैं। बट फॉर द करेक्ट एज अगर मैं आपको बताऊं तो 8 साल की उम्र तक, 8 साल की उम्र में हम बच्चे को डायग्नोज कर सकते हैं। 8 से पहले ज़रा मुश्किल हो जाता है। हाँ, बट हम ये है कि अगर कोई हमारे पास क्लाइंट आ जाता है और हमें सिम्टम्स लग रही होती है तो हम थेरेपी स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा। बट फॉर डायग्नोसिस 8 ईयर इज द परफेक्ट थेरेपी। थोड़ी सी अगर मुझे बताएं कि क्या होती है? जी, सो एक्चुअली ADHD के लिए हम लोग 2 थेरेपीज प्रेफर करते हैं। एक तो बिहेवियर थेरेपी, उसमें होता है कि इनकी जो फोकस, ये लोग फोकस नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग कुछ इंटरवेंशंस बिहेवियर थेरेपी एंड अदर थेरेपीज़ के थ्रू इनको बिहेवियरली ऐसे करते हैं कि वो लोग फोकस करें, हाइपर एक्टिविटी कम हो, ऑन सीट बिहेवियर बढ़े। एंड पेरेंटल काउंसलिंग भी साथ साथ होती है कि यू नो इट्स डिफरेंट वे, पेरेंट्स को उनके जैसे उनसे डील करना है वो डिफरेंट वरना होता है। ये ना हो कि पेरेंट्स गुस्सा करें, पेरेंट्स रिएक्ट करें, उससे वो बच्चा और ज़्यादा ख़राब होगा। पेरेंटल स्ट्रेस तो आता ही है ना, आता तो है, लेकिन उसे मैनेज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, एक बात बिफोर आई गो टू सुहेला, हेरिडिटरी फैक्टर होता है इसमें? बहुत ज़्यादा, इट्स जेनेटिक डिसऑर्डर। कज़न मैरिज का रोल है इसमें? बिल्कुल है, डेफिनेटली कज़न मैरिज का भी रोल होता है। और जेनेटिक में भी अगर फॉर एग्जांपल अब्बू को है या दादा को है या अम्मा या कोई एक्सटेंडेड फैमिली को है तो बहुत हद तक चांसेस है कि बच्चों में कोई ना कोई न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर आए। चीखने चिल्लाने की चीज़। हाँ, डिटेल से करते हैं मैं, क्योंकि सुहेला रेमेडियल थेरेपिस्ट है हमारे साथ। सुहेला, जब मालूम हो गया 8 साल की उम्र में या फॉर दैट मैटर किसी भी एज ब्रैकेट का, अच्छा इस बच्चे को ADHD है, अब इसको ट्रीट करना है, कितना अरसा लगता है और ट्रीटमेंट में क्या क्या होता है? अच्छा देखिए, वंस आपको पता चल जाता है कि बच्चे को ADHD है, फिर हम जब बच्चे हमारे पास, जब क्लाइंट आता है हमारे पास अलॉन्ग विद द पेरेंट्स, तो हम उनका इंटेक करते हैं, हम उनके असेसमेंट्स करते हैं। उसके बाद डिसाइड करते हैं कि इस बच्चे को बिहेवियर थेरेपी की नीड है, कितने सेशंस की ज़रूरत है। इस बच्चे को अगर एजुकेशनल प्रॉब्लम हो रहा है, पढ़ाई रिलेटेड भी इश्यूज़ हो रहे हैं, तो उसके लिए रेमेडियल थेरेपी के कितने सेशंस की ज़रूरत है। अगर उसको स्पीच रिलेटेड इशू है तो स्पीच थेरेपी की कितनी ज़रूरत है, वो वहीं पर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ही डिसाइड करके और फिर हमारे पास वो थेरेपीज़ के लिए भेज देते हैं। बिहेवियर थेरेपिस्ट अलग, सॉरी, दिस इज ट्रीटेबल? I wouldn't say it's not treatable, but it's manageable. You know, due to therapies, the child learns how to overcome all this, and then वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी इसके होते हुए गुजार लेता है। बच्चा जिसकी उम्र 8 साल है, अगर वो थेरेपिस्ट के पास जाएगा, आपको पता है ना सोशल स्टिग्मास अटैच होते हैं। ये बहुत बड़ा मसला है कि बच्चा 8 साल की उम्र में जा रहा है थेरेपिस्ट के पास, तो शायद आसपास के लोग, मोहल्लेदार, रिश्तेदार कहेंगे तुम तो। आई टोटली एग्री विद यू। एंड पता है इसीलिए, और ये हमारे पास ऐसे बहुत से पेरेंट्स आते हैं जो यही कहते हैं हम घर पर कुछ और बता के आ रहे हैं, हम घर पर ट्यूशन का बोल के आ रहे हैं कि बच्चा ट्यूशन जा रहा है। बट माई पॉइंट इज़ कि आपके लिए आपका बच्चा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। इफ़ यू फील कि योर चाइल्ड रियली नीड्स दिस, देन आपको फिर सोचना नहीं चाहिए कि दूसरा क्या बोलेगा, बिकॉज यू नो दैट चाइल्ड इज सफरिंग। वी सी दोज चिल्ड्रन, वो सफ़र करते हैं। मैं अपने फील्ड से रिलेटेड बोलूँगी, पढ़ाई के लिए वो बहुत सफ़र कर रहे होते हैं वो बेचारे, और वो अपने उसको छुपाने के लिए बता भी नहीं रहे होते ना, डर जाते हैं, फिर उनके नहीं बिहेवियर बताते। इश्यूज बढ़ते चले जाते हैं जस्ट टू हाइड दैट दे बेसिकली कि वो नहीं कर सकते। क्लास में बुली बहुत होते हैं बिकॉज बाकी बच्चे कर पा रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं, तो व्हाई नॉट उनको राइट टाइम पर अच्छा सुहेला, जैसे कि एक 7 साल का बच्चा है और उसका ये है कि वो घर में चीखता चिल्लाता है, चीज़ें तोड़ देता है और बहुत ज़िद्दी है, तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? क्योंकि अमूमन 7 से 8 साल की एज में आप कह रहे हैं कि ये चीज़ें सामने आना शुरू हो जाती हैं, तो उसके लिए क्या है? कोई प्रोसेस हमारा, कुछ सेटिंग्स चलती हैं थेरेपी की, क्या होता है? अच्छा देखिए, बेसिकली ADHD रिलेटेड बिहेवियर थेरेपी अमीन करती हैं, तो अमीन ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको इसका बता सकते हैं। इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक तो ADHD होता है और एक ऑपोजिशनल डिसऑर्डर होता है। ऑपोजिशनल इज कि जब बच्चा मार धार बहुत ज़्यादा कर रहा हो, चीखता नो, दिस इज नॉट, यस दिस इज लाइक अ वेरी हायर, जिसमें दिस इज आल्सो अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। नहीं, ये थोड़ा सा डिफरेंट जॉनर में, हाँ ये डिसऑर्डर ही है, बट ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के जॉनर में नहीं आता। सो ऑपोजिशनल डिसऑर्डर में बच्चे बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाए, इस हद तक हाइपर एक्टिव कि मार दार, चीखना, बदतमीजी करना, यस सही, ये सारी चीज़ें इनमें आ जाती है। एंड देन अगेन अगर ये कोप नहीं किया जाए सही वक्त में थेरेपी के थ्रू, तो आगे जाके कंडक्ट डिसऑर्डर या पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में भी बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। ऑटिज्म और ADHD, इसमें डिफरेंशिएट आराम से हो जाता है?
आराम से हो जाता है, बिकॉज इनके सिम्टम्स बहुत डिफरेंट है। बट इसमें एक अच्छी बात, एक यूनिक चीज़ ये कि एक बच्चे को ऑटिज्म विथ ADHD भी हो सकते हैं, जिसको हम लोग कोमॉर्बिडिटी कहते हैं, कि एक बच्चा ऑटिस्टिक है उसमें ADHD फीचर्स है। मेनली ऑटिज्म में सोशलाइजेशन के, आई कांटेक्ट के और ये सारी बॉन्डिंग के, इमोशनल इश्यूज काफ़ी ज़्यादा आ रहे होते हैं। अच्छा अमरीन, एक चीज़ ये भी है कि बच्चे बागी भी हो जाते हैं। हाँ। अगर माँ बाप नहीं समझते तो बच्चे बागी हो जाते हैं, ऐसा है? रिवर्स साइकोलॉजी। अब देखिए, ये बच्चों की एज में यही होता है, अगर अम्मा कहेंगे ना कि ये नहीं खाना, जबकि वो उनको पसंद नहीं भी होगा, बोलेंगे अब तो मुझे यही खाना। मना करती है ना, यही करूंगा, अब यही खाऊंगा। यही बात। अच्छा सुहेला, ये बहुत कॉस्टली है इतने सेशंस लेना? देखिए, थेरेपी सेशंस यस, पर सेशन चार्जेस होते हैं। इट इज़ एन एक्सपेंसिव पूरा प्रोसीजर, बट वी एट काज़िम ट्रस्ट वी मेक श्योर कि हम केस टू केस बेसिस पर काम करते हैं। जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं उनका प्रॉपर बैकग्राउंड चेक होता है एंड उनको फ्री थेरेपीज भी मिलती हैं। कराची बेस्ड है? यस, कराची नेशन वाइड काम कर रहे हैं आप लोग? इट इज़ बेसिकली हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो तो सिर्फ कराची में है, बट हम ऑनलाइन थेरेपीज, फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद के पेरेंट्स आपसे कांटेक्ट करना चाहें तो वो कर सकते हैं? बिल्कुल हमारे पास क्लाइंट्स हैं जो कि लाहौर, इस्लामाबाद तो अभी आई डोंट थिंक मेरे पास नहीं, बट लाहौर से और भी डिफरेंट जगहों से, छोटे छोटे टाउन्स के, पंजाब के, वहाँ के भी हमारे पास क्लाइंट्स हैं। ना सिर्फ ये बल्कि इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी हमारे पास ऑनलाइन थेरेपी के लिए। जी, आई हैव अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स फ्रॉम कनाडा एंड डिफरेंट अमेरिका। तो ऑनलाइन इजीली मैनेज हो जाता है? बिल्कुल। इट डिपेंड्स अगेन ऑन केस टू केस बेसिस। अगर सिवियरिटी बहुत ज़्यादा है तो फिर हम नहीं लेते, बट इफ इट्स अ माइल्ड केस। क्या ये केसेस हम पिछले चंद सालों में देख रहे हैं कि बढ़ रहे हैं या रिपोर्ट ज्यादा हो रहे हैं? रिपोर्ट ज्यादा, अवेयरनेस थोड़ी बढ़ गई है। बेहतर हुई है? बिल्कुल बेहतर हुई है। अभी भी बहुत से लोग हैं जिनको आई थिंक नहीं समझ आता, वो ADHD, लर्निंग डिसऑर्डर, सबको स्पीच थेरेपी और सबको मिक्स कर देते हैं। समझना चाहिए कि अगर किसी बच्चे को ADHD का मतलब ये है कि वो अटेंशन ठीक नहीं दे पा रहा, वो फोकस नहीं कर पा रहा। जब एक बच्चा फोकस नहीं कर पा रहा, अटेंशन नहीं दे पा रहा, उसका दिमाग एक टाइम पे 4 चीज़ों पे जा रहा है, तो वो पढ़ाई कर कैसे पाएगा? उसके जो बेस है वो बहुत वीक हो जाता है। चले प्लीज साथ रहेगा। इसी मौजू पर हम एक और मेहमान का भी तारुफ करा देते हैं, क्योंकि आज हम बात चिल्ड्रंस डे की कर रहे हैं, यानी बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ की। तो बेहतर तालीम की फराहमी, सर पर छत, सेहत की सहूलत ये मैसर हो, ये बहुत ज़रूरी है। एक और समाजी इदारा इसी मिशन को जारी रखे हुए। हम बात करें चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन की, जो बच्चों को तालीम और सेहत की सहूलियात फराहम करने में मसरूफ़ है। मज़ीद बात करने के लिए मैं ज्वाइन कर चुकी हैं मिसेस ताबिश शहजाद, GM कम्युनिकेशन, चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा प्लीज़ बताएंगी चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन किस तरीके से काम कर रहा है, बिकॉज मैं फिर सवाल वही करता हूँ, कराची बेस या नेशन वाइड? ओके, सो चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन 2010 में बना था एज ए रिज़ल्ट ऑफ फ्लड्स, जिसका आपको है कि तकरीबन 1/5 ऑफ पाकिस्तान वाज फ्लडेड और कोई 20 मिलियन लोग अफेक्टेड थे और हाफ ऑफ देम वर चिल्ड्रन, और तकरीबन कोई 3 मिलियन बच्चे अंडर द एज ऑफ 5 वर अफेक्टेड। सो एक बहुत इंटरनेशनल मीडिया, बहुत रिनाउंड मीडिया है, उन्होंने कवर किया था सिविल हॉस्पिटल कराची, जिसमें बच्चे सड़क पर ट्रीट हो रहे थे, फ्लडेड थी, बारिशें हो रही थी और वहाँ पर बच्चों की ट्रीटमेंट हो रही थी स्लैब्स पर। सो उनका ये सवाल था अपने चैनल के थ्रू कि ठीक है, ये तो एक नेचुरल कैलामिटी है ही, लेकिन पाकिस्तानी इस बारे में क्या कर रहे हैं? सही। जिसके जवाब में चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन वाज बॉर्न, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के साथ, गवर्नमेंट ऑफ सिंध एंड गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के साथ मिलके हम उनकी पीडियाट्रिक इमरजेंसी रूम जो है, बच्चों के जो इमरजेंसी इदारे होते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, वो हम अडॉप्ट करते हैं और मैनेज करते हैं। अब तक अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव 10 इमरजेंसी रूम्स इन सिंध एंड बलूचिस्तान, 1 in Quetta and the remaining 9 in Sindh, 5 कराची में है। और इस यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे की खुशखबरी ये है कि जहाँ आपने बच्चों की राइट्स की बात करी, कराची में कोई भी बच्चा एक इंटरनेशनल क्वालिटी इमरजेंसी केयर से आधे घंटे की सफ़र से ज़्यादा दूर नहीं है। कराची में? कराची में। किन हॉस्पिटल्स में है ये? हमारी कराची में है सबसे पहले सिविल हॉस्पिटल, फिर है NICH जो जिना हॉस्पिटल के बराबर में है, अब्बासी शहीद हॉस्पिटल, लियारी जनरल और कोरंगी 5। ओके, तो आपने बड़ा अच्छा कवर किया है। बिल्कुल, तो वो यही एम यही है कि कोई भी बच्चा, देखें गरीब आदमी अपने बच्चे को रात के 3 बजे ले जा नहीं सकता। बिल्कुल, 103 बुखार है तो वो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में ही लेकर जाएगा। और ये बहुत अच्छी बात है कि आपने फोकस गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को किया ताकि वहाँ पर सहूलियात बेहतर, बिकॉज ये बड़ा सवाल उठता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाएंगे तो सहूलियात नहीं जो कि हमें प्राइवेट में मिल जाती हैं। बिल्कुल, दुनिया भर में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बहुत सक्सेसफुल है, और इसी तरह से हमने भी गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत
उनके इमरजेंसी रूम्स अडॉप्ट किए। अगेन वही बात है कि गरीब आदमी अपने बच्चे को गवर्नमेंट इदारे में ही लेकर इसमें ये भी मसला होता है कि आजकल ये बड़ा ज़्यादा हो गया है कि बच्चा जब पैदा हुआ तो उसे इंक्यूबेटर चाहिए। बिल्कुल। और इंक्यूबेटर्स पाकिस्तान में कम है और स्पेशली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में तो कम है। तो आप लोगों ने इंक्यूबेटर्स बहुत ज़्यादा इंस्टॉल आई गेस कराए हैं इन हॉस्पिटल्स। देखिए इंक्यूबेटर वेंटिलेटर जो है वो आईसीयू का हिस्सा अच्छा, होते हैं, इमरजेंसी रूम का हिस्सा नहीं होता। इमरजेंसी रूम का बेसिक मकसद यही होता है, वो फर्स्ट एंट्री पॉइंट होता है। तो बच्चा जब बहुत क्रिटिकल हालत में किसी भी अस्पताल में लैंड करता है तो वो फर्स्ट स्टेप उसका इमरजेंसी रूम ही होता है। वहाँ से स्टेबल होके फिर वो दूसरे वार्ड में। जैसे कि आपने कहा कि सवाल के आगे कि पाकिस्तानी क्या करे, तो यकीन अब जवाब तो मिला होगा कि ये हो रहा है, तो इसका रिस्पांस कैसा था इंटरनेशनली अगर हम बात करें तो? जी देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनली बच्चों की मोर्टालिटी काफ़ी कम हुई है। पाकिस्तान में भी कुछ 5 साल के पीडीएचएस के जो फिगर्स हैं वो ये है कि 74 जो मोर्टालिटी थी अंडर 5 की वो अब 64 पे आ गई है। अच्छा, ये 5 साल में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की। फिर भी अगर आप स्टेटिस्टिक्स देखें तो साल में तकरीबन कोई 4 लाख बच्चे अंडर द एज ऑफ 5 दे डाई एंड हाफ ऑफ देम आर ड्यू टू प्रिवेंटेबल रीजंस। देखिए निमोनिया एक बहुत ही सिंपल सा एक कॉम्प्लिकेशन है जो कि नज़ला, खांसी, बुखार प्रोलॉन्ग हो जाता है, अनट्रीटेड जाता है, अनडायग्नोस जाता है तो बच्चा निमोनिया से डेथ हो जाती है। निमोनिया इटसेल्फ किल्स लाख बच्चे साल के। और देखें ये ट्रीटेबल है, वेरी मच ट्रीटेबल। उसकी वैक्सीन 40 रुपए की होती है एंड अल्हम्दुलिल्लाह ऑल आवर फार्मेसी आर वेल स्टॉक्ड विद ऑल मेडिकेशंस, ऑल वैक्सीनेशन। एंड ऑफ कोर्स देखें अगर आप बिल्डिंग और रेनोवेशन और अच्छी पेंटिंग भी पेंट कर लें बिल्डिंग को तो इट डजंट मैटर। आप सहूलियात ही नहीं है ना, स्टाफ वेल ट्रेन्ड स्टाफ, क्वालिफाइड स्टाफ, इक्विपमेंट, लाइफ सेविंग इक्विपमेंट, फार्मेसी और सबसे बढ़कर इश्क होना चाहिए अपने काम से, क्योंकि इमरजेंसी रूम्स में इस कदर रश होता है कि दिन के हर ईआर में हमारे 150-200 बच्चे आते हैं। सो नर्स को एक पानी पीने का टाइम नहीं मिलता, खाना खाने का टाइम नहीं मिलता। तो वो पैशन अगर नहीं होगा तो उन बच्चों की जानें कैसे बचाई जाएंगे। सो द बिगेस्ट ड्राइविंग फोर्स इज़ कि वो हमने अभी तक 30 लाख बच्चों का इलाज कर चुके हैं 10 सालों में। तो वो 30 लाख बच्चों की जो माएँ हैं उनकी दुआओं से हमारा काम चल रहा है। और ये आपका फोकस अब इंटीरियर सिंध, रिमोट एरियाज में, बिकॉज ज़ाहिर है देखें व्हेन इट कम्स टू कराची नो डाउट ज़रूरत है यहाँ पर भी, लेकिन रिमोट एरियाज जहाँ पर तो बिल्कुल फैसिलिटीज़ नहीं है वहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल। अब देखिए हमारा इमरजेंसी रूम एक सक्खर में है, लेकिन जो उसके आउटस्कर्ट्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर हमने टेलीमेडिसिन के थ्रू बच्चे का इलाज शुरू कर दिया है। तो बच्चा अगर फॉर एग्जांपल कश्मीर के तालुका अस्पताल में आता है तो हमारा कंसल्टेंट जो यहाँ सिविल हॉस्पिटल में बैठा हुआ है, सिविल हॉस्पिटल में हमारा टेलीमेडिसिन का हेड ऑफिस है, वहाँ पे ट्रीट करते हैं, कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं और वहाँ से फिर वहाँ उस बच्चे को हमारी जो सक्खर इमरजेंसी रूम है वहाँ रेफ़र करते हैं। सिंस हमारा सारा सिस्टम ऑनलाइन है तो सारा उस बच्चे का जो डेटा, उसके वाइटल्स, उसकी डायग्नोसिस, उसकी ट्रीटमेंट सक्खर ईआर के डॉक्टर के पास पहले से मौजूद होती हैं कि वो बच्चे के आने से पहले वो डॉक्टर्स तैयार हैं कि ये बच्चा हमारे पास इस कंडीशन में आ रहा है, हो जाए और सेहत देखिए बच्चे के लिए गोल्डन आवर कहते हैं, उसकी ज़िंदगी बचती है, क्योंकि बच्चा बता नहीं सकता कि मेरी सांस उखड़ रही है या देखो मेरी आंख डायलेट हो रही है। वो बच्चा खामोशी से चला जाता है। तो आपके पास बहुत कम टाइम होता है कि आप उस बच्चे की जान बचा सकें। सो थ्रू टेलीमेडिसिन सैटेलाइट सेंटर्स जो हमारे अब तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह कोई 11 के करीब टेलीमेडिसिन सैटेलाइट्स हो पूरे पाकिस्तान में, सिंध और बलूचिस्तान में, फ्रॉम पशीन इन बलूचिस्तान टू कश्मीर इन सिंध। आपने बहुत अच्छा किया, इन्हीं 2 सूबों को टारगेट किया बिकॉज यहाँ पे सबसे ज़्यादा मसाइल हैं और बलूचिस्तान में करना तो ये नो डाउट इट्स एन अचीवमेंट, क्योंकि वहाँ पे तो रिमोट एरियाज पहुँच नहीं पाते। बहुत मुश्किल होता है वहाँ पे ऐसी चीज़ों को आप आवाम तक पहुँचाएं, क्योंकि वहाँ पे जो हालात है वो सबके सामने। मिसेस ताबिश, आज के दिन के हवाले से कोई खुसूसी पैगाम आप देना चाहें वालिदैन को या जो फाउंडेशन काम कर रही हैं, सिर्फ नाम किए हैं? नहीं देखिए सब अच्छा काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इसीलिए हमारा मुल्क चल रहा है, क्योंकि ये कुछ पाकिस्तानियों के अंदर एक खुसूसियत ये है कि वो बस निकल के लोगों की मदद करने नो डाउट, रहम दिल। बेशक ये यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे का जो टॉपिक है, जो आपने अभी जिक्र भी किया कि राइट्स ऑफ अ चाइल्ड, और सबसे बड़ा राइट ये है राइट टू लिव, राइट टू एक्सेस टू हेल्थ, क्वालिटी हेल्थ। तो हम सबको इस दिन से ये एहसास मिलता है कि हमें अपने फ्यूचर को बेहतर करना है, हमें फ्यूचर को बेहतर करना है तो बच्चों पे इन्वेस्ट करना है। एग्जैक्टली, दैट्स सो ट्रू। थैंक यू सो वेरी मच, साथ मौजूद थे आप दोनों का बेहद शुक्रिया। यू गाइस आर डूइंग मार्वेलस, प्लीज कीप अप द गुड वर्क। वक्त हो गया ख़त्म, आपसे मुलाकात करेंगे मंडे को। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, वीकेंड तो है लेकिन बाहर जाने की कतई जरूरत नहीं, घर पे बैठिए। पहन लें अगर आप जा रहे हैं तो, अगर जाना बहुत जरूरी है तो मास्क पहन कर जाए, वरना घर बैठे क्या मसला है। चलें मिलेंगे मंडे को, अल्लाह हाफिज़।